हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि कृषि। आज हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि एग्रीकल्चर होता क्या है, कृषि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी कृषि भारत में होती है, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं कि है क्या। पहले देख लिए कृषि क्या होता है। कृषि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। और कृषि जो होता है वो भारत की बहुत बड़ा जो हिस्सा है, यानी कहने का मीन्स है कि यहाँ पे जो भारत को सबसे बड़ा फायदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कृषि से भी होता है। तो चलिए हम इसके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दे रहा है क्या कि कृषि की दृष्टि से भारत क्या है, एक महत्वपूर्ण देश, यानी कि भारत में कृषि सबसे अधिक होता है। यानी भारत में क्या होता है, कृषि की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पे भारत में किसान लोग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो भूमि है, यानी कहने का मीन्स है कि यहाँ पे जो फर्टाइल भूमि है जिस पे खेती की जा सकती है वो ज़्यादा है। अब ये जब खेती की बात आ गई ना कि खेती हम कहाँ करते हैं, तो आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले कि जो भारत का उत्तरी भाग है ना, उत्तर पश्चिम का ज़्यादातर, उत्तर पूर्व का जो भाग है, अब कह दे सकते हैं पूरा उत्तर ले लीजिए आप, भारत की उत्तरी पूरा भाग ले लीजिए। इसमें 3 नदियाँ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा कृषि में क्या करती है, योगदान देती है अपना अपना। और कौन कौन सी नदी है मैंने आपको बताया था, एक है सिंधु नदी, सिंधु नदी, दूसरी है गंगा नदी, और तीसरी मैंने बोला था आपको कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियों के बेसिन में क्या होता है कि खेती की जाती है। और इनका जो बेसिन का जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में हम क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खेती होती है, क्योंकि इसके आसपास की जो मिट्टी होती है ना, जो सॉइल होती है, वो इतनी फर्टाइल होती है कि वहाँ पे हम खेती करना बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ की जो फसल होती है, जो पैदावार होती है फसल की, वो सबसे अच्छी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। किसकी, भारत की, देश की 2/3 जो जनसंख्या है ना, वो कृषि के कार्यों में क्या है, संलग्न है, यानी कि जुड़ी हुई है। भारत का 2/3 जनसंख्या वो कृषि से ही क्या करते हैं, अपने पालन पोषण करते हैं। कृषि क्या है, अब देखते हैं यहाँ पे कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी कि ये प्राइमरी सेक्टर का क्या है, ये काम है। कौन से सेक्टर का है, प्राइमरी सेक्टर का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कृषि किस क्रिया का उदाहरण है, किस क्रिया में आता है, किस सेक्टर में आता है, तो प्राथमिक सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। वही चीज दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न क्या करती है, उत्पन्न करती है, हमारे लिए क्या करती है। अब ये खाद्यान्न की बात है कि स्टूडेंट, खाद्यान्न क्या है, तो खाने योग्य जो चीजें होती है ना, उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो जो कृषि होती है, कृषि से हम क्या करते हैं, अपने खाने के लिए ही तो अनाज उपजाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे स्टूडेंट दे रहा है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए क्या करती है कि अधिकांश खाद्यान्न क्या करती है, उत्पन्न करती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। बहुत सारे जो खाद्यान्न है जहाँ पे काम किए जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपको चीनी बनाने हैं या किसी भी चीज़ को बनाना है, तो आपके लिए इससे कच्चा माल का मतलब क्या हो गया, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ईख। ये जो शुगर केन होता है, ये ईख क्या करना पड़ेगा, हमें तो कच्चा मालों का उत्पादन करना पड़ता है। तो ईख की क्या होती है, खेती होती है। अगर ये बात आ गई कि ईख की खेती भारत में सबसे अधिक कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक खेती होती है। एमपी में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी आपका खेती होती है, लेकिन यूपी में क्या होता है कि सबसे अधिक खेती होती है। मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बता दे रहा हूँ कि दोनों का नाम क्यों आता है। यूपी में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि शुगर केन यानी कि ईख सबसे ज्यादा खेती कहाँ पे होती है, तो यूपी में होती है। लेकिन एवरेज के अकॉर्डिंग पूछ दे कि सबसे ज्यादा औसतन कहाँ पे ईख निकलती है, तो एमपी में निकलती है, क्योंकि एमपी की जो ईख होती है ना, वो बहुत ही मोटी मोटी होती है, और यहाँ पे जो होती है ना, इससे क्या होती है, थोड़ी कम होती है। लेकिन बहुत ही ज्यादा यूपी में क्या होता है ना, ईख की खेती की जाती है। तो वही चीज यहाँ पे स्टूडेंट दे रहा है कि खाद्यान्नों के अतिरिक्त यहाँ पे क्या होता है कि यह जो कृषि है विभिन्न उद्योगों के लिए, बहुत सारे जो हमारे उद्योग हैं, यानी कि जो बिजनेस सेक्टर है, उसके लिए क्या करती है, कच्चा माल भी पैदा करती है। जैसे कि अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों को, जैसे कि चाय है हमारा, तो चाय क्या हो गया, डायरेक्ट हम तो चाय के पत्ती से, चाय का पत्ती तो नहीं ना डालते हैं खेत से उठा के, पहले क्या करते हैं, फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री से चाय पत्ती बनता है। आप देखते हैं यहाँ पे टी। तो ये क्या होता है कि जितनी भी कृषि होती है ना, उन उद्योगों के लिए क्या करती है, कच्चा माल का उत्पादन करती है। आप स्टूडेंट यहाँ पे समझ चुके होंगे कि यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये दिया हुआ है चाय,
कॉफी, मसाले इत्यादि भी निर्यात किया जाता है। अभी जो चाय आपका बन के आता है ये क्या होता है, ये कृषि से ही बना हुआ क्या है, नेचुरल, जिससे बन के हमारा क्या होता है फैक्ट्रियों में जाता है और फिर बन के हमारे पास आता है। कॉफी भी क्या कृत्रिम तो है नहीं, ये क्या नेचुरल चीज है, नेचुरल से क्या होता है वो बन के फिर हमारे पास आता है। मसाले भी ऐसे ही है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे कच्चे पदार्थ जो कृषि से उत्पादन किए जाते हैं और फिर ये उद्योग यानी फैक्ट्रियों में जाता है और बन के हमारे पास क्या होता है आ जाता है। अब चलिए देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो कृषि के प्रकार हैं वो क्या है। तो अब हमें स्टूडेंट देखना है कृषि का प्रकार। तो चलिए हम देखते हैं कृषि के प्रकार क्या है। जैसे कि दे रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि हमारे कृषि कृषि हमारे देश की क्या है, प्राचीन आर्थिक क्रिया। ये क्या है स्टूडेंट, कृषि हमारे देश की प्राचीन यानी कि बहुत ही पुराना आर्थिक क्रिया है। आर्थिक का मतलब है कि हम क्या करते थे, कृषि से अपनी जीवन यापन करते थे। कृषि करके ही हम क्या करते थे, अपने लाइफ को चलाते थे। जैसे कि आज के लोग क्या करते हैं, लोग अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस से पैसे कमाते हैं। तो ये जो भारत में थी, तो भारत में क्या होता था कि बहुत से लोग क्या करते, प्राचीन समय में ही क्या होता था कि खेती से ही क्या करते थे, ये लोग पैसे अर्न करते थे और अपने जीवन यापन को चलाते थे। तो यही चीज यहाँ पे स्टूडेंट दे रहा है, कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। आर्थिक का मतलब पैसे कमाने का, ये क्या है, एक क्रिया है और बहुत ही पुराने प्रचलित समय से ये चलता आ रहा हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि पिछले 1000 वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में क्या होता है, सार्थक परिवर्तन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सार्थक परिवर्तन होता है। वही चीज यहाँ पे दे रहा है स्टूडेंट कि भौतिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में क्या होता है, सार्थक परिवर्तन हुआ है। यानी कि लगातार क्या हुआ है कि हर समय समय पर खेती करने के रीति रिवाजों में, सामाजिक संस्कृति में क्या हुआ है, भौतिक पर्यावरण में, प्रौद्योगिकी में धीरे 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 बदलाव होते रहे हैं। अब स्टूडेंट हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। जैसे कि यहाँ पे कहने का सिंस है कि अगर हम जीवन को निर्वाह करते हैं कृषि करके, यानी कि अपने जीवन यापन को चलाते हैं, या वाणिज्य खेती तक क्या है, कृषि के अनेक प्रकार हैं। और वो कौन कौन से प्रकार हैं, तो चलिए अब देखना शुरू करते हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। भारत में क्या है, अलग अलग प्रकार के कृषि तंत्र हैं। आप देखते हैं कि अगर आप बिहार में हैं, या बिहार में है या आप यूपी में हैं, तो यहाँ की खेती क्या होती है, और वही चीज यहाँ पे जो खेती होगी, अगर आप वही जम्मू एंड कश्मीर में चले जाएं, यानी कि आप यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में चले जाएं या किसी और स्टेट में चले जाएं, तो वहाँ की खेती क्या होती है, अलग हो जाती है। या पहाड़ी एरिया में, ये तो वैसे भी बंजर भूमि है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे उतनी खेती होती है, लेकिन चाय की खेती जो है, जैसे सेव हो गया, ये सब क्या है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की खेती है। हमारी सेव की खेती, यानी कि सेव अगर हम लगाते हैं तो सेव की भी तो खेती ही है। तो यही यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे जो निम्नलिखित प्रकार के कृषि क्या है, कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं और क्या होगा। जैसे कि दिया हुआ है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये क्या है हमारा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का, यानी कि जीविका को चलाने के लिए, निर्वहन करने के लिए जो प्रारंभ में कृषि थी, उनके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। जीविका का मतलब होता है अपने लिए, अपने खाने पीने के लिए। अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या चीज है। तो इस प्रकार की कृषि में, कैसी कृषि में स्टूडेंट, जीविका निर्वाह कृषि में भारत के कुछ भागों में अभी भी क्या हुआ है, अभी भी की जाती है। ये जो निर्वाह कृषि है, जीविका निर्वाह कृषि, ये भारत के कुछ भागों में क्या होता है, अभी भी ये किया जाता है। अब चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं और समझते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार जैसे कि लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाले छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। आपके पास अगर छोटा सा जमीन है और आप क्या करते हैं, इस पे खेती करते हैं, और वो भी कैसे करते हैं, हल लकड़ी के पहले क्या होते थे, हल हुआ करते थे, हम उसे क्या करते थे, खेती किया करते थे। तो वही चीज यहाँ पे स्टूडेंट दे रहा है कि अगर हम छोटे से, यानी कि अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं, तो जीवन निर्वाह कृषि करने के लिए, यानी कि हम उससे पैसे अर्न करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने खाने पीने के लिए अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होती है कि कम खेती होती है, कम जगह पे होती है, और वहाँ पे जो जोतने के लिए हल होते हैं वो क्या होती हैं,
लकड़ियों के औजार, लकड़ियों के हल, यानी कि ये सब पाए जाते हैं। या हम क्या करते हैं, कुदाल से खोद कर खुद या क्या करते हैं, उसे बनाते हैं। वही चीज यहाँ पे स्टूडेंट दे रहा है और समुदाय श्रम में ये होते हैं। इस प्रकार की कृषि जो होती है प्राय क्या होती है, मानसून होती है। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के उपयुक्त पर क्या करती है, निर्भर करती है। ये जो हमें कृषि हम करते हैं ना, दो स्थिति पे निर्भर करती है। आपके पास जो कृषि आप लगा रहे हैं, जो खेती आप जिसकी कर रहे हैं, तो वो कैसी मृदा पे होती है। पहले तो आपको मृदा की आवश्यकता है कि कैसी वहाँ की मृदा है। आपकी जो वहाँ की मानसून है, मानसून, ये मानसून पे भी निर्भर करता है। अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों है स्टूडेंट। आप एक बात बताइए कि आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मिट्टी के बारे में। आपने सॉइल के बारे में पढ़ा था, जलोढ़ मिट्टी पढ़ा था, काली मिट्टी पढ़े थे, लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ा था आपने। इस सब स्टूडेंट यानी क्या, इस सब मिट्टियों के बारे में आपने पढ़ा था। क्या जो खेती हम जम्मू एंड कश्मीर में करते हैं, क्या उस सेब की खेती हम बिहार में कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम जबरदस्ती कर भी ले रहे हैं तो उतनी पैदावार नहीं होगी जितनी कि वो जम्मू एंड कश्मीर में होगी। और अगर हम जो बिहार और यूपी में गेहूं और धान की खेती करते हैं, अगर यही खेती हम जाकर अगर जम्मू एंड कश्मीर में करें या उत्तराखंड में कोई पहाड़ी एरिया में करें, तो उतनी पैदावार वहां भी नहीं होगी जितनी कि बिहार और यूपी में होती है। तो यही कहने का मीन्स है स्टूडेंट यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे खेती करते हैं ना, वो दो फॉर्म पे निर्भर करता है, दो बातों पे निर्भर करता है। और वो दो बातें क्या है, मृदा है और मानसून है। मानसून कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम खेती करते हैं, वहाँ की मृदा कैसी है उसके अकॉर्डिंग खेती करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, आप क्या करते हैं, आप बिहार में अगर हैं या यूपी में हैं या झारखंड में, आप कहीं भी हैं, तो ये जो देता है ना, आप देखिए दो खेती करते हैं, धान की खेती और गेहूं की खेती करते हैं। आप एक बात बताइए कि धान के लिए क्या चाहिए, अच्छी पानी चाहिए, वहाँ पे पानी का जो लेवल होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप धान की खेती कब लगाते हैं, जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है, यानी कि हम लोग सितंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी जुलाई सितंबर से। और गेहूं की खेती जो होती है ये उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक बात बताइए कि जब हम गेहूं को हम बोते हैं, उसी समय अगर धान को बो दे तो क्या धान की पैदावार अच्छी होगी? चलिए मिट्टी तो है वहां, मान के चलिए कि उसी मिट्टी पे आप क्या करते हैं, धान की भी खेती करते हैं। क्या वो मानसून जो उस समय है, गेहूं के समय जो मानसून होता है, क्या वो धान के लिए परफेक्ट है? नहीं है। इसलिए ये दोनों की जरूरी है, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, आवश्यकता है इनकी। अगर ये दोनों चीज हैं उस फसल के लिए परफेक्ट, तभी वो हमारा फसल क्या होगा, अच्छा होगा। नहीं तो वो फसल हमारा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे ये राइटर बोल रहा है कि मृदा और मानसून जो होता है, इस पे क्या होता है, खेती बहुत ही ज्यादा हद तक निर्भर करती है। चलिए स्टूडेंट अब हम आगे देखते हैं। अब जैसे कि यहीं पे दे रहा है, और ये जो ये स्टूडेंट प्रारंभिक और जीविका निर्वाह कृषि है ना, हम इसे क्या बोलते हैं, इस कृषि को हम ये भी बोल सकते हैं कि यह कर्तन दलहन प्रणाली, जैसे कि स्लैश एंड बॉर्न, यानी कि बो और काटो, यानी कहने का मतलब है कि स्लैश एंड बॉर्न कृषि है। ये क्या है, स्लैश एंड बॉर्न कृषि है। अब जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान जो होते हैं ना, वो जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं अन्य खाद्य फसल उगाते हैं, केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। क्योंकि अभी मैंने बताया कि इस जो कृषि का नाम है वो क्या नाम है, कृषि स्टूडेंट, प्रारंभिक जीविका। आपने यहाँ पे एक वर्ड देखा, जीविका। यही जीविका बताता है कि सिर्फ अपने सेल्फ के लिए खेती को लगाया जा रहा है, अपने पेट पालने के लिए। तो यही चीज यहाँ पे स्टूडेंट ये बता रहा है कि ये जो खेती होती है, जीविका निर्वाह खेती जो होती है, ये क्या होती है, स्लैश एंड बर्न खेती होती है, यानी कि कर्तन और दहन प्रणाली की खेती होती है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, किसान जो होते हैं ना, वो छोटे से जमीन के टुकड़े को क्या करते हैं, साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं अन्य खाद्य फसल क्या करते हैं, उगाते हैं, यानी कि बोते हैं। अब चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या होते हैं, उस टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि मृदा उर्वरता जब कम हो जाती है तो वो क्या करते हैं, किसान उस भूमि के टुकड़े से क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित होने का मतलब होता है अलग हो जाते हैं।
और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। और कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। अगर हम साल में मात्र एक बार खेती करें तो हमारी मिट्टी की जो उर्वरता होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बार बार मिट्टी पे अगर फसल करने से क्या होती है कि अगर हम जिस चीज़ की खेती करेंगे तो जो फसल हम उगाते हैं उसकी खाना कहाँ मिलते हैं, उस मिट्टी से मिलती है। अगर हम बार बार एक फसल को काटते हैं दूसरा फसल लगा देते हैं, फिर उस फसल को काटते हैं फिर उस फसल को लगाते हैं और बीच में उस खेत को अगर हम लोग साफ नहीं करते यानी कि छोड़ नहीं देते कुछ दिन के लिए, तो जो भी फसल आएगा वो तो मिट्टी की सारी उर्वरता लेते चला जाएगा। और जब भी हम फसल जैसे जैसे हमारी फसल उगती जाएगी और फसल हमारी खराब होती चली जाएगी, क्योंकि उस मिट्टी में उर्वरता ही नहीं है, फर्टिलाइजर ही नहीं है, तो हमारी कृषि जो होगी, जो हमारी फसल होगी, वो क्या होगी स्टूडेंट, अच्छी तो होगी ही नहीं। जब अच्छी नहीं होगी तो हमें उस मिट्टी पे फसल उगाना क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे स्टूडेंट समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब किसान एक कृषि के भूमि का जो टुकड़ा होता है, अगर वो क्या होता है कि उस पर उर्वरता कम हो जाती है, तब वो दूसरे टुकड़े को साफ करता है और उस पर क्या करता है, फिर से कृषि करता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते। अब किसान जो हैं, अब जैसे कि बहुत सारे खाद्य चीज आ गए हैं और इन्हीं खाद्य चीज़ों से क्या होता है कि मनुष्य की जो हेल्थ है वो भी खराब हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट दे रहा है कि किसान जो है ना, वो उर्वरता बढ़ाने के लिए जो अभी आधुनिक मॉडर्न युग में जो तकनीक हम अपना गए हैं वो तकनीक का यूज़ नहीं करते हैं और वो जो खाद्य हैं उनका भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। अगर हम अपने शरीर को वो पौष्टिक आहार न दें तो हमारी शरीर क्या होगी, बढ़ेगी ही नहीं, हमारा शरीर उस ढांचा का रूप ही नहीं ले पाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम जिस चीज़ की खेती कर रहे हैं और उस फसल के लिए अगर हम उसके पौष्टिक चीज़ों को नहीं देंगे तो वो खेती क्या होगी, वो फसल जो होगी उतनी उत्पादकता नहीं देगी जितनी कि हम उसको वो पौष्टिक आहार दे दें। अब हम खेती करते हैं तो हम क्या करते हैं, खाद डालते हैं कि नहीं डालते हैं। आप देखते हैं कि गाँव में जो गोबर होता है ना, ये गोबर ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इस गोबर से अगर हम खेतों में, इसको हम खादर बोलते हैं। आप जब मिट्टी के बारे में पढ़िएगा ना, खादर और बांगर शायद आपने पढ़ चुका भी होंगे, आपने मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में पढ़ा होगा, तो खादर और बांगर के बारे में पढ़ा होगा। तो जो गोबर से ये खादर निकलता है ना, ये चीज़ जब जाता है खेतों में तो मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है ना, तो वहाँ की जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। क्या देती है स्टूडेंट, अच्छी पैदावार देती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हर जब भी हम लोग खेती करते हैं ना, तो जब दूसरा फसल लगाते हैं तो उसके लिए पहले मिट्टी की पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। और जो भी चीज़ हो सके आप डालिए मिट्टी के पैदावार में। आप पानी लगाते हैं तो जितना हम लोग पानी, जो बहुत ही दिन से लगा हुआ पानी, आप गड्ढे का पानी डालिए तो वो ज़्यादा पैदावार करता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस आ जाता है और ह्यूमस आने के कारण क्या होता है कि हमारी खेती में क्या होती है, अच्छी पैदावार बन जाती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले मिट्टी की पैदावार बढ़ानी पड़ती है ताकि हमारी जो फसल हो उसकी पैदावार अच्छी हो। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे कि हम लोग अलग अलग खेती करते हैं तो अलग अलग जगहों पे इस कृषि का नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, अब बात आती है क्या स्टूडेंट की उत्तर पूर्वी राज्य क्या है, तो उत्तर पूर्वी मान के चलिए भारत हो गया, तो भारत को ऐसे बीचों बीच काट दीजिए तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, यानी कि ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्से में क्या आ जाएगा, आपका जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा आएगा, उत्तराखंड आएगा, हिमालय आएगा, यूपी आएगा, बिहार आएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, आपका असम आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। ये सब क्या होते हैं ना, उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट उत्तर पूर्वी राज्यों में असम आ गया हमारा, मेघालय आ गया, मिजोरम आ गया और नागालैंड में इसे क्या कहते हैं, झूम कहा जाता है। अब उत्तर पूर्वी राज्य तो बहुत है, हम उत्तर पूर्वी राज्य में सबको ले सकते हैं इधर, लेकिन ये जो पूरे पूर्व में यहाँ पे आते हैं ये सब, अब ये क्या हो गए, इसमें कौन कौन सा स्टेट हो गया, असम राज्य हम यहाँ पे झूम खेती बोलते हैं, मेघालय राज्य में, मिजोरम राज्य में और नागालैंड में, इसे हम क्या बोलते हैं, झूम कहा जाता है। और वही चीज अगर हम ले लें मणिपुर में, हम क्या बोलते हैं, पामलू
पामलू और छत्तीसगढ़ में इसको बस्तर, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे दे रहा है कि यहाँ पे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में क्या बोलते हैं, इसे झूम की खेती कहते हैं। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। मणिपुर में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पामलू, याद रखना होगा, कॉम्पिटिटिव के बच्चे भी इसे याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि झूम की खेती निम्नलिखित राज्यों में से कहां होती है। तो आपके ये चार अगर ऑप्शंस हैं, इन्हीं चार ऑप्शन में से अगर एक रहेगा तो झूम की खेती हमारा वहां पे हो जाएगा, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। और जो मणिपुर में होता है, वो मणिपुर में स्टूडेंट पामलू नामक खेती होती है। क्या होता है स्टूडेंट, पामलू नामक खेती होती है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और यहां पे कर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे हम क्या बोलते हैं, दीपा कहा जाता है। क्या होता है स्टूडेंट, दीपा कहा जाता है। अब ये समझ लेते हैं स्टूडेंट कि झूम की खेती होती क्या है, झूम की खेती क्या होती है। अब जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे कि कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बॉर्न खेती, जीविका निर्वाह खेती को हम यही ना बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे दे रहा है स्लैश एंड बॉर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा और वेनेजुएला में इसे कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मोसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये जो जीविका निर्वाह खेती है ना, हम इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। और ये जो चीजें हैं ना, इन कृषि को हम मैक्सिको में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में हम इसे मिल्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्पा। फिर हम चलते हैं वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में हम इसको क्या बोलते हैं, कोनुकू। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोनुकू। वैसे ही ब्राजील में हम इसे क्या बोलते हैं, रोका। मध्य अफ्रीका में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसे मसोले। और फिर इसे इंडोनेशिया में हम क्या बोलेंगे, लदांग। लदांग के नाम से हम क्या बोलते हैं इसे स्टूडेंट, इंडोनेशिया में हम इसे लदांग के नाम से जानते हैं। और वियतनाम में तो बहुत इजी है, रे, जैसे कि हम लोग बिहारी यूज ही करते हैं, रे इधर आओ उधर जाओ। ये क्या होता है, यहाँ वियतनाम में क्या होता है, रे होता है। तो इस नाम से हम क्या बोलते हैं इसे, झूम को हम यहाँ पे ये जानते हैं। तो झूम की खेती, आप देखिए झूम को ही हम ये सब बातें बोल रहे हैं। तो उत्तर अमेरिका, या सॉरी उत्तरी और पूर्वी भारत में यहाँ पे हम झूम बोलते हैं कहाँ पे, आप देख ही सकते हैं, असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में हम इसे किस नाम से जानते हैं, झूम की खेती के नाम से जानते हैं। और वही मणिपुर में पलामू के नाम से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जानते हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है और निकोबार द्वीप समूह का जो दीपा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे दीपा के नाम से जानते हैं। और इन्हीं झूम खेतियों को हम लोग मैक्सिको और मध्य अमेरिका में हम लोग इसे मिल्पा बोलते हैं। यहाँ पे देख ही सकते हैं स्टूडेंट, मिल्पा। वेनेजुएला में कोनोकू और ब्राजील में रोको, मध्य अफ्रीका में मोसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। ये जो प्रारंभिक कृषि की खेती है ना, जीविका निर्वाह कृषि, इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। आप देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, बेबर या दहिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसे, बेबर या दहिया। ये जो झूम खेती है ना, जो असम में, मिजोरम में, नागालैंड में ये जो बोली जाती है, ये झूम की खेती हम अगर मध्य प्रदेश में बोले तो इसे हम लोग बोलते हैं बेबर या दहिया। और आंध्र प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पोडू। क्या बोलते हैं इसे, पोडू, पेंडा, दोनों बोलते हैं इसको, या तो पोडू बोलिए या पेंडा बोलिए। ओडिशा में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पामाडाबी। क्या बोलते हैं, पामाडाबी या कोमान या बड़ीगा। आप देख सकते हैं ओडिशा में हम क्या बोल रहे हैं इसको, पामाडाबी या कोमान या बड़ीगा। और पश्चिमी घाट में कुमारी। क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमी घाट। आप पढ़े होंगे भारत का ऐसे होता है ना निचला हिस्सा, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये होता है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में हम इसे क्या बोलते हैं, कुमारी के नाम से जानते हैं। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वालरे या वाल्टरे के नाम से जानते हैं। और हिमालय क्षेत्र में इसे हम लोग खील के नाम से जानते हैं। हिमालय क्षेत्र में क्या जानते हैं इसे स्टूडेंट, खील के नाम से जानते हैं। और झारखंड में इसे हम लोग करुआ,
क्या नाम से जानते हैं? करुआ। और उत्तर प्रदेश में हम लोग इसे झूम आदि के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपने यहाँ पे झूम खेती के अलग अलग प्रकार के नामों को पढ़ लिए कि कहाँ पे कौन नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे की तरफ। देखिए आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये जो खेती है, अभी आपने क्या पढ़ा था इस खेती के बारे में? नाम में ही सब कुछ है, मैंने बोला था ना, SLASH, स्लैश एंड बर्न। आपने यही ना पढ़ा था? चलिए एक बार और नाम को देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्लैश एंड बर्न आपने पढ़ा था ना। तो ये स्लैश एंड बर्न क्या है? कर्तन करो, काट दो और जला दो, यही खेती यहाँ पे होती है। देखिए यहाँ पे जलाया जा रहा है, खेती की कटाई कर दी गई है और इसे जला दिया जा रहा है, और यहाँ पे फर्टिलाइजर इससे अपना बढ़ जाए कुछ दिन के बाद। अब चलिए स्टूडेंट, यहीं पे झूम की खेती है ना, अब इसका और प्रकार है। आप देखिए यहाँ पे रीझा, असम में डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती। ये तो आपका क्या है? ये हमारी एक कहानी है। ये क्या है? कहानी है कि असम राज्य में रीझा नाम की लड़की है और ये रहती है असम के डीफू के बाहरी क्षेत्रों में, अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि के टुकड़ों पर उगी वनस्पति को काटकर, जलाकर, साफ करते देखकर आनंद अनुभव करती है। तो ये स्टूडेंट ये एक स्टोरी टाइप है। तो चलिए हम लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग गहन खेती के बारे में कि हमारी गहन खेती क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है, यह है गहन जीविका कृषि। क्या है स्टूडेंट? गहन जीविका कृषि। हम अब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। इस प्रकार की कृषि क्या है? उन क्षेत्रों में की जाती है। किस क्षेत्र में की जाती है स्टूडेंट? उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जनसंख्या का दबाव अधिक होने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या हो। और आपको पता है कि गंगा के बेसिन में और ब्रह्मपुत्र के नदी के बेसिन में जनसंख्या बहुत अधिक है। क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो अत्यधिक कृषि भी होगी, मैंने आपको पढ़ाया है पहले ही। तो ये कृषि जो होती है ना, गहन जीविका कृषि, ये कृषि होती है हमारी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, जहाँ जिस भूमि पर जनसंख्या का दबाव, दबाव का मतलब हो गया कि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो, वहाँ पे ये गहन जीविका कृषि होती है। तो चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं हम। यह श्रम गहन, श्रम का मतलब किसको पता नहीं है? सबको पता होगा कि श्रम का मतलब क्या होता है? परिश्रम, लेबर करना, परिश्रम करना। तो यह श्रम गहन खेती है, यानी कि बहुत ही इसमें मेहनत लगता है, श्रम करना पड़ता है, जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव, अब ये जैव क्या है? रासायनिक निवेशों, सिंचाइयों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक निवेशों का मतलब क्या हो गया? आपने भी पढ़ा था जीविका निर्वाह कृषि, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं होता था। वहाँ पे एक जो भूमि से बदलकर दूसरी भूमि को चेंज करके उत्पादन किया जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग यहाँ पे बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे कृषि का यूज, हमारा गहन कृषि होता है, बहुत ही ज़्यादा कृषि होता है। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का आकार छोटा और लाभप्रद होता जा रहा है। लाभप्रद क्या हो रहा है? होता जा रहा है। यानी कि यह देखिए, भूमि स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है तो अलाभप्रद क्या हो रहा है? होता जा रहा है। और किसान जो हैं, वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि में से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक ही लाइन में बहुत सारी बातें बोली जा रही है। आप देखिए, अगर इतनी भूमि है, इतनी भूमि है और इस भूमि में पहले इतने में लोग रहते थे और खेती होती थी आपकी, मान के चलिए इतने में, इतने पार्ट में आपकी खेती होती थी, तो अनाज की भी तो क्या होती थी? कमी आवश्यकता पड़ती होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे बहुत ही कम जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका यूज़ बहुत कम करते होंगे। लेकिन अगर यही चीज़ हमारी बढ़ के, यही जो जनसंख्या इतनी थी, ये बढ़ के अगर इतनी हो जाए, ये पूरा, और कृषि करनी पड़ जाए इतना में, इतना में, ये वाला पार्ट में, तो इतने लोगों का पेट भरने के लिए आपको इतना में ही कृषि करना होगा।
तो आपके माइंड में तो डायरेक्ट ख्याल आएगा ही कि हमें अच्छी पैदावार और ज़्यादा पैदावार चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करके हम पैदावार को बढ़ाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट समझाने की ये लाइन कोशिश कर रहा है कि किसान जो है वैकल्पिक रोजगार यहाँ पे आपको दे रहा था कि ज़्यादा अगर जनसंख्या यहाँ पे देखिए कि भू स्वामित्व के विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब जनसंख्या जो बढ़ रही है, आकार क्या हो रहा है, भूमि की आकार छोटी होती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, और अलाभप्रद होता जा रहा है भूमि, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे घर बनेंगे, खेती के लिए कमी होगी। और वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है स्टूडेंट, वैकल्पिक रोजगार जब नहीं मिल पाता है किसानों को तो वो क्या करते हैं, सीमित भूमि में जो भी भूमि रहता है ना उस पर अधिक पैदावार लाने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। क्या होता है, उस कृषि भूमि पर बहुत ही अधिक दबाव हो जाता है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट वाणिज्य कृषि के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या दे रहा है स्टूडेंट, वाणिज्य कृषि। अब हम स्टूडेंट देखेंगे वाणिज्यिक कृषि के बारे में कि हमारी जो वाणिज्यिक कृषि होती है ये किस प्रकार की कृषि है। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार की जो कृषि के मुख्य जो लक्षण होते हैं ना, ये आधुनिक निवेशों जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। वाणिज्यिक, आपने पढ़ा होगा कमर्शियल सेक्टर। ये वाणिज्य कृषि का मतलब ही हो गया कि हमें व्यापार करना है, और जब भी हम व्यापार करते हैं स्टूडेंट तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट के चक्कर में लगते हैं। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के चक्कर में लगते हैं, यानी कैसे भी हो हमें प्रॉफिट हो जाए। और प्रॉफिट करने के लिए इंसान बहुत ही जितना हो सके उतना हद तक वो चला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट दे रहा है कि वाणिज्य कृषि जो होती है ना, इसकी जो फसलें होती है ना, पैदावार तो उच्च होती ही है, लेकिन अगर हम इससे खाते हैं या कुछ भी करते हैं ये तो हमारे हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। हानिकारक है क्यों, जब हम इसको ज़्यादा मात्रा में खाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी ना, जीवन जीने की जो साल होती थी, पहले लोग 100-100 साल जी जाते थे। लेकिन आज एक बात बताइए कि 60 से 70 जाते जाते लोगों का क्या हो रहा है, राम राम सत्य हो जा रहा है। ये क्यों, क्योंकि हम लोग यही खेती कर रहे हैं और यही खाना खा रहे हैं। अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करके हम अनाज उगाते हैं, रसायनों का प्रयोग करके अनाज उगाते हैं, और वही खाने को हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। एक तो हमें एयर शुद्ध नहीं मिलता है, खुद हम लोग एयर को गंदा किए हैं, ऊपर से पानी भी अशुद्ध कर डाले हैं हम लोग, और ऊपर से जो खाते भी हैं ना, खुद उगाते भी हैं ना, उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, गंदा ही कर डाले हैं। तो तीनों प्रकार की चीज़ें अगर हमारे बॉडी में जाएगी तो हमारा क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम होगी ही, हमारा जो लाइफ जीने का जीवन स्तर जो होगा वो तो कम होना ही है। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट दे रहा है कि वाणिज्य कृषि जो होती है, ऐसे कृषि में हम क्या करते हैं कि उच्च पैदावार के लिए हम लोग अच्छी बीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीजों का इस्तेमाल करेंगे, और वो ऐसी बीजें होती हैं जो कि उसमें रसायन मिलाए रहते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी पैदावार जो उच्च हो जाए, और ऐसे करके हम क्या करते हैं, वाणिज्यिक कृषि करते हैं। अब आगे देखते हैं, कृषि के वाणिज्यिकीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। अलग अलग हम राज्यों में देखते हैं तो वहाँ पे अलग अलग इसका क्या है, स्तर है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब, उदाहरण के लिए हम क्या ले लेते हैं, हरियाणा पंजाब में क्या होता है, चावल वाणिज्य एक फसल है। अब हरियाणा और पंजाब में जो हमारा एवरेज यानी कि औसतन जो हमारा चावल होता है ना, बहुत अधिक होता है, बहुत ही ज़्यादा पैदावार के सेंस में, लेकिन बोया तो जाता है यूपी में ही। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है भारत में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर औसतन अगर हम ले लेना तो हरियाणा और पंजाब में होता है। क्योंकि हरियाणा और पंजाब में कौन सी कृषि होती है, वो वाणिज्यिक कृषि होती है। वहां पे व्यापार करने के लिए कृषि होती है, खाने के लिए कृषि उतनी नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा कि हरियाणा और पंजाब में इतनी कृषि हो जाती है कि वहां पे इतना खेती होती है ना कि वो जला देते हैं लोग, और वहां की जो हवाएं निकलती है ना, आपने पढ़ा होगा कभी कभी दिल्ली में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। ये क्यों छाता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में जब खेती होती है ना, धान की खेती या गेहूं की खेती, इनकी फसलें काट ली जाती है और इनकी जो जलावन होती है जला दिया जाता है वैसे ही खेतों में ही, और इससे धुआं जो उठता है ना वो दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है। तो ये चीजें जो होती है ना, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा स्टूडेंट कि हरियाणा और पंजाब जो है ना, यहाँ पे चावल वाणिज्य का एक फसल है। यहाँ पे चावल को वाणिज्य के फॉर्म पे लिया जाता है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रसायन का उपयोग किया जाता है, बहुत अधिक कीटनाशकों का यूज किया जाता है ताकि चावल की पैदावार जो हो
बहुत अच्छी पैदावार हो। परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है, और जीविका फसल का मतलब होता है कि खुद के लिए उगाना, और वहाँ पे ऐसी जो हमारे पास केमिकल्स का जो हम यूज़ करते हैं पंजाब और हरियाणा में, ये केमिकल्स का यूज़ हमारा ओडिशा में नहीं होता है। यानी कि जहाँ भी जीविका फसल आ जाएगा आपका, वहाँ पे केमिकल्स का यूज़ नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने पेट पालने के लिए हम खेती करेंगे, न कि वाणिज्य करने के लिए करेंगे, ना कि व्यापार करने के लिए करेंगे। जब भी व्यापार वाला कृषि होगा, वाणिज्य कृषि होगा, वहाँ पे माइंड जाएगा प्रॉफिट के तरफ, और प्रॉफिट खींच के ले जाएगा कि अच्छी पैदावार करना है हमें, और अच्छी पैदावार के लिए हम उन कीटनाशकों का यूज़ करना शुरू कर देंगे, उन रसायनों का यूज़ करना शुरू कर देंगे जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? वाणिज्य कृषि करनी है। वहाँ पे तो हमें तो प्रॉफिट चाहिए, और जब प्रॉफिट चाहिए तो हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। और ये जो वाणिज्य कृषि है, ये 2 राज्यों में होती है, हरियाणा और पंजाब में। और यही जो कृषि अगर हम चावल का रूप ले लेना, तो ओडिशा में ये जो चावल है, ये जीविका फसल होता है। वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीविका चलाने के लिए इस फसल को उगाते हैं, और वहाँ पे ये रसायनों का यूज़ और कीटनाशकों का यूज़ बहुत ही कम लेवल तक होता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। अब जैसे दे रहा है यहाँ पे स्टूडेंट कि रोपण, रोपण क्या है? यहाँ पे देखिए, रोपण जो है ना, कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है। आप देखिए यहाँ पे रोपण, आपने पढ़ा रोपण कृषि। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वाणिज्य कृषि में इन निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य कृषि है, तो आपको ये नाम याद रखना होगा। खास तौर से वो स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटेटिव लेवल के भी हैं, उनको भी ये क्या करना पड़े, ज़्यादातर इस ऑब्जेक्टिव बातों पे याद रखना होगा। रोपण जो होता है, रोपण कृषि भी क्या है? एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। हम रोपण में क्या करते हैं? ये वाणिज्य प्रकार की खेती है। अब देखते हैं आगे। और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। क्या बोई जाती है? एकल फसल, मात्र एक फसल, और बहुत ही बड़े एरिया में। रोपण कृषि जो होता है ना, उद्योग, रोपण कृषि, उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ, इंटरफ्रेंस है। अब क्या है? रोपण कृषि व्यापार क्षेत्र में की जाती है। क्या की जाती है? रोपण कृषि को हम व्यापार क्षेत्र में करते हैं, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। क्या होती है इसमें? अत्यधिक पूंजी लगती है, और श्रमिकों की सहायता से हम क्या करते हैं? रोपण की कृषि करते हैं। और इससे प्राप्त सारा जो उत्पादन उद्योग है में कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जो भी उत्पादन आता है ना यहाँ से रोपण कृषि में, हम इसको कच्चे मालों से उपयोग करते हैं, और ये जाता है फिर फैक्ट्रियों में, और इससे क्या होता है कि कोई सामान, गुड्स बनाने स्टार्ट होते हैं। अब जैसे आप देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था, चाय के बारे में आपके बात किया था, मैंने कॉफ़ी के बारे में बात किया था, तभी मैंने बताया था ये जो कच्चा माल होता है ये कैसे यूज और कैसे किया जाता है। भारत में अब ले लीजिए, भारत में क्या है? चाय है, कॉफी है, रबर है, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। अगर आ जाए स्टूडेंट की रोपण फसलों के उदाहरण कौन कौन से हैं निम्नलिखित में से, तो आपको याद रखना होगा कि भारत में चाय, रबर, कॉफी, गन्ना, केला, ये सब जो है, ये सब के सब हमारे रोपण फसल के उदाहरण है। क्या है स्टूडेंट? रोपण फसल के उदाहरण है। आपको ये चीज याद करना होगा। ये जो भी चीजें हैं आपके पास, रबर, केला, गन्ना, कॉफी, चाय, ये सब हमारी रोपण फसलें हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि असम, उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी, वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कर्नाटक की मुख्य रोपण फसल कौन सी है, तो कर्नाटक की मुख्य रोपण फसल कॉफी है, और उत्तरी बंगाल की, यानी कि पश्चिम में उत्तरी बंगाल और असम की जो हमारी फसल है वो है चाय। आपने दार्जिलिंग का नाम सुना होगा, जब पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में चाय की खेती अच्छी होती है, वही दे रहा उत्तरी बंगाल, पश्चिम बंगाल या उत्तरी बंगाल में। अब देखते हैं स्टूडेंट, चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन जो होता है बिक्री के लिए होता है। क्या होता है? बेचने के लिए होता है, बिक्री के लिए होता है। अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और ये जो होता है क्या होता है? बिक्री के लिए होता है। अब जब ये बिक्री के लिए होता है तो इसके विकास में परिवहन, संचार, साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, अब एक बात बताइए कि जब रोपण कृषि की आप खेती कर रहे हैं,
रोपण कृषि लगा रहे हैं, तो इस रोपण कृषि में क्या होता है, आप इस रोपण कृषि को बिक्री के लिए कर रहे हैं, ये बिक्री लेवल की होती है। क्या होती है, बिक्री। और बिक्री माने होता है बेचना। हम इसे बेचने के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, बेचने के लिए करते हैं। जब हम बेचेंगे तो ये खेतों से निकलेगी, तो इसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, परिवहन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, परिवहन भी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परिवहन का भी यूज करेंगे। परिवहन के साथ साथ हम संचार साधन भी चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट, संचार साधन भी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे दे रहा है कि जब हम कृषि करते हैं तो हमें क्या चाहिए, उसमें परिवहन चाहिए। और कौन सी कृषि, रोपण कृषि करते हैं तो इसमें हमें परिवहन चाहिए और हमें साधन भी चाहिए। और इससे संबंधित जो उद्योग और बाजार जो होते हैं वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ये बाजारों में जाता है, बाजार में बिकता है, बाजार में बिकेगा, तो बाजार के लिए जाने के लिए तो कुछ ना कुछ साधन तो चाहिए ही। तो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, रोपण कृषि के बारे में हमने पढ़ा। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है सस्य प्रारूप। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, सस्य प्रारूप। अब ये सस्य प्रारूप क्या है, अब चलिए देखते हैं इसे हम। अपने प्यारे भारत की जो भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। आपने क्या किया है, भारत की बहुत ही ज़्यादा विविधताएं हैं, जो बहुत सारी चीज, विविधताओं का मतलब तो आपने 7th क्लास में ही पढ़ा है, 6th क्लास में ही पढ़ा है, तो यहाँ पे भी तो एनालाइज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो भौतिक जो विविधताएं हैं और जो सांस्कृतिक है, उनकी बहुलताओं के बारे में, उनकी मौजूदगी के बारे में आपने क्या किया है, आपने अध्ययन कर चुके हैं। अब ये जो होते हैं, ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों से प्रतिबिंबित होते हैं। क्या होते हैं, ये जो भौतिक विविधताएं हैं या जो सांस्कृतिक हैं, ये देश में कृषि पद्धतियों यानी कि जो हम कृषि करते हैं उससे, या सस्य प्रारूपों से ये प्रतिबिंबित होते हैं, ये बनते हैं। इन्हीं दोनों कारणों से ये जो विविधताएं हैं, जो सांस्कृतिक बहुलताएं हैं, इन्हीं कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों से ही बनते हैं। इसलिए देश में जो बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो अनेक प्रकार के जो खाद्यान्न होते हैं, रेशे वाली जो फसलें होती हैं, हम सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, मसाले इत्यादि जो होती हैं, ये सब इसी के कारक है, सस्य प्रारूप है। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं। अब ये कौन से ऋतुएं हैं, आप ऋतुओं के बारे में आप ये मत समझिएगा कि मैं बसंत ऋतु और समर वेकेशन ये सब के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऋतु जो 4 हमने पढ़ा था ना पहले ऋतु में, जब हम लोग लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा होगा, आपने, आप तो बहुत पहले ही पढ़े होंगे 10th क्लास वाले, तो आपने पढ़ा होगा, उसमें शरद ऋतु पढ़े होंगे आप, ग्रीष्म ऋतु अपने पढ़ा होगा, बसंत ऋतु अपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब 4 ऋतु है और एक ऋतु है आपके, तो इसमें ठंडा हो जाता है, गर्मी आती है, बसंत होती है और एक पतझड़ का माहौल आता है। ये सब आते हैं हमारे ऋतुएं। जो ये ऋतुएं होती है यहाँ पे वो ऋतु नहीं है, यहाँ पे सस्य ऋतुएं यानी कि फसल से रिलेटेड है। ये है सस्य ऋतुएं जो होती है फसल से रिलेटेड है। और ये कौन सी फसल है, हमारे सस्य ऋतुएं कितने प्रकार की हैं, तो ये हमारे 3 प्रकार की सस्य ऋतुएं हैं, और वो है हमारे रबी, खरीफ और जायद। अब हम इसमें स्टूडेंट अलग अलग करके पढ़ेंगे कि रबी फसल में हमारे क्या होते हैं, रबी फसल में क्या होता है, रबी एक खेल है, एक प्ले है रग्बी। रग्बी में हमारे 15 प्लेयर्स होते हैं। तो रग्बी छोड़िए, वो प्लेयर्स है हमारे, सॉरी गेम्स है, तो उसको हटाइए, मैंने गलती से आपको रग्बी मेरे मुंह से निकल गया। ये रबी है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ये 3 प्रकार के सस्य ऋतु हैं। और आपने पढ़ा है सस्य के बारे में, ये जो विविधताएं और सांस्कृतिक जो बहुलताएं होती है ना, ये सब निर्भर करती हैं सस्य प्रारूप पे ही। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कृषि ही हमारे, ये जो हमारे सस्य ऋतु है, कृषि ही एक प्रकार की है। अब हम देखते हैं पहले रबी फसल के बारे में। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। क्या बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। किसको, रबी फसल को। आपको ये स्टूडेंट बात याद करनी पड़ेगी, आपने पढ़ा होगा जब भी कोई IAS या PCS का एग्जाम देता है, या PCS का कोई एग्जाम देता है, या UPSC इसी के अंडरगट ये आता है, UPSC दीजिए या BPSC दीजिए, या कोई भी एग्जाम आप SSC का दीजिए, रेलवे का दीजिए, 10th वालों का तो दिमाग यहाँ पे लगेगा नहीं।
तो ये जो चीजें होती है ना, ये सब क्या होते हैं, 6 to 12 पढ़नी पड़ती है। 6 to 12 तक की आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होती है, एसएसटी की। एसएसटी की आपको पढ़नी पड़ती है, साइंस की पढ़नी पड़ती है। ये सब बुक आपको पढ़नी पड़ती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको 6 to 12 अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्या कर सकते हैं, यूपीएससी और आईएसपीसीएस क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एसएसटी से इतना दूर भागते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि जब वो जाएंगे 12th पास करेंगे तो उनको एक जॉब चाहिए, जॉब सिक्योर करना पड़ेगा। और जॉब सिक्योर करने के लिए जीके जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जीके क्या है, जीके जब इम्पोर्टेंट होता है तो जीके के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है, हम पढ़ते हैं इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं जिसको हम पॉलिटी भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स बोलते हैं। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जीके के लिए पढ़ना ही पड़ता है। कुछ हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टैटिक जीके भी पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, यही सब है हमारे 6 to 12 के ही बातें होती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होते हैं स्टूडेंट। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि रबी फसल जो होते हैं इनके निम्नलिखित में से रबी फसल में कौन कौन से हैं, खरीफ फसल की कौन सी उदाहरण है। तो आप सब 6 to 12 पढ़ने का, यानी कि एसएसटी है जो भी है वो आप उसको पढ़िए, साइंस है साइंस को मन से पढ़िए, एसएसटी को मन से पढ़िए, बायोलॉजी को मन से पढ़िए, जितना भी है मैथ्स मन से पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश की भी ज़रूरत होती है, जैसे ही आप जाइएगा, आप जितना भी जाइएगा, आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, इसमें बहुत ही मायने रखता है इंग्लिश। अगर आप शुरू से इंग्लिश अच्छा कर लिए तो एसएससी आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। तो जो ये रबी फसल है ना, ये शीत ऋतु में क्या होती है, यानी कि ये हमारी रबी फसल शीत ऋतु में, यानी कि जो ठंडी माहौल आना स्टार्ट होता है उस समय हम इसे बोते हैं। और ये होता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। अब इसका टाइम आ चुका है। जो रबी फसल है ये शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य क्या किया जाता है, इनको बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। आपको ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि रबी फसल कब बोई जाती है, किस ऋतु में बोई जाती है, शीत ऋतु में बोई जाती है। पहला पॉइंट यहाँ पे। दूसरा पॉइंट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है और दे देता है क्या, कि निम्नलिखित में से बताइए कि कब रबी फसल बोई जाती है, दे देगा जून से जुलाई, अक्टूबर से दिसंबर, नवंबर से ये फलान ठेकान कुछ भी दे देगा वो 12 महीनों में से। तो आपको रबी फसल जो होती है वो अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और इसकी कटाई होती है ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी के दिन में, अप्रैल से जून के महीनों में। इसे हम लोग इसके मध्य में इसको काट लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो इंपॉर्टेंट है ना, एक बात आप याद कर लीजिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, कि ये जो रबी फसल होती है ना, ये रबी फसल तो है, लेकिन इसमें कौन कौन सी फसल आती है ये तो किसी को पता नहीं है अभी। देखिए इसमें कौन कौन सी फसल आती है, गेहूं आती है। गेहूं की जो फसल आप बोलते हैं ना, जिसको हम वेट बोलते हैं, ये रबी फसल है। जौ, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, आपने अगर देहात एरिया के यहाँ पे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि गेहूं के खेत में ही हम जौ लगा देते हैं। मटर भी, हमारे मटर की खेती भी जौ में हम कभी कभी कर देते हैं। तो जो रबी फसल होते हैं ना, वो क्या होता है कि गेहूं की खेत में हमारे क्या होते हैं, रबी फसल होती है। सॉरी, रबी फसल में उदाहरण है हमारे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। ये क्या है, कुछ मुख्य रबी फसल है। ये भी यही हमारे जो 5 ऑप्शन है ना, यही हमारे क्या होते हैं, बार बार एग्जामिनेशन में बार बार ये पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो ये हमारे जो रबी फसल के उदाहरण है वो कौन कौन सा है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया और सरसों हो गया। ये हमारे क्या है, रबी फसल के उदाहरण है। ये सब के सब हमारे रबी फसल के उदाहरण है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, यानी कि बहुत ही बड़े हिस्से में बोई जाती है, और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी राज्य, आपको जब भी ये बोला जाए ना, आपके माइंड में मैप आना चाहिए। अगर आपने 6th क्लास अच्छे से पढ़ा होगा, 7th क्लास अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आ जाए कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, तो आपके डायरेक्ट माइंड में मैप आ जाना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे दे रहा है कि उत्तर में उत्तर पश्चिमी। अब उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, आप कैसे भारत को बांटिएगा, तो ये वाला हिस्सा उत्तर पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिमी राज्य, अब उत्तर पश्चिमी राज्य में आपका क्या आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है, उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है।
ये सब क्या है, हमारे उत्तर पश्चिमी क्या है, ये भारत है। अब इसमें क्या होता है, गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। आपने अभी पढ़ा था कि गेहूं की, सॉरी, धान की खेती, जो गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है, ये पंजाब और हरियाणा मैक्सिमम फॉर्म में। कब आपने जब कमर्शियल सेक्टर के कृषि को पढ़े थे, वाणिज्य कृषि के बारे में आप जब पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये बात आ रही थी ना कि वाणिज्य कृषि में हम लोग ज़्यादातर केमिकल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अच्छी पैदावार बनाते हैं। चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता करती है। अब ये भी तो स्टूडेंट आ सकता है एग्जाम में कि बताइए कि कौन सी जो वर्षा है ये रबी फसल को क्या करती है, लाभदायक होती है। तो ये होती है शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ। इनके कारण जो वर्षा होती है ये क्या करती है, रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। और जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ फैला हुआ है, तो इधर है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी क्या हुई है, उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि के महत्वपूर्ण कारक है। ये हरित क्रांति जो हुई थी, और ये गेहूं के टर्म में हुआ था हरित क्रांति, और ये जो हुआ था ना, ये हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी क्या हुई, उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में क्या हुई, महत्वपूर्ण कारक है। जब ये हरित क्रांति आई तो उससे क्या हो गया कि इन राज्यों में, कुछ राज्यों में जो हमारे रबी फसल है इनकी महत्वपूर्ण, यानी कि रबी फसल की संख्या जो होगी बढ़ गई। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे थोड़ा मैप हम देखते हैं, ये थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, आप देखिए यहाँ पे। पहले हम थोड़ा नीचे आते हैं। आप पड़ोसी देशों के बारे में तो जानते ही हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, और ये तो हद ही पार कर चुका है अब चाइना। तीसरा पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। आप नीचे आ जाइए तो दो देश आपको मिलेगा, मालदीव और श्रीलंका। तो मालदीव आपका इधर एरिया में पड़ता है, इसी के आसपास में यहाँ पड़ेगा। और ये रहा हमारा श्रीलंका दूसरी तरफ। आपने ये पढ़ा है, हमारा ये भी पार्ट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसको बोलते हैं ना, ये हमारा ही पार्ट है भारत का, और यहाँ पे लक्षद्वीप आता है ये वाला। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप पहले कलर को देख लीजिए। ये जैसा ये कलर आएगा ना हल्का ब्लू पे, ये प्रमुख क्षेत्र है कृषि के लिए, और ये गौण क्षेत्र है। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं गौण क्षेत्र का मतलब क्या होगा, बंजर भूमि जहाँ पे कृषि कम हो। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए आपको पता है ये गौण क्षेत्र क्यों है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे कृषि अच्छी पैदावार नहीं होती है। आपका ये उत्तराखंड आ गया, यहाँ पे कृषि अच्छी खेती नहीं होती, हिमाचल प्रदेश, सॉरी, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है कोई बात। यहाँ पे क्या हो गया, आपका कृषि की खेती होती है, यहाँ पे कम, मतलब ये हमारे गौण संख्या गौण है। आपने पढ़ा था नदी के बारे में, सिंधु नदी, यहाँ पे यही कगाड़ में हमारी क्या होती है कि सिंधु नदी आती है। क्या होती है स्टूडेंट, सिंधु नदी। आपने पढ़ा हो गंगा नदी, तो इस बीच में आती है गंगा नदी। आपने पढ़ा है ब्रह्मपुत्र नदी, ये जहाँ तीनों नदियाँ होगा ना वहाँ पे प्रमुख होगा ब्रह्मपुत्र नदी। जहाँ भी ये तीन चीज़ आपको दिखाई देगी ना स्टूडेंट, वहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको प्रमुख चावल के लिए ये क्या होगा, भारत में जो चावल की खेती होती है ना, यहाँ पे बहुत ही प्रमुख है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, सिंधु नदी, यहाँ पे चावल की खेती होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि गंगा के बेसिन में सबसे मैक्सिमम फॉर्म में होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जितने भी एरिया आपको दिख रहे हैं ना, ये सब एरिया, ये सब क्या होती है, ये सब कुछ पहाड़ी एरिया आ जाता है ना बीच में, इसलिए यहाँ पे हम गौण क्षेत्र ले लेते हैं इसको। ये सब हमारे गहन प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पश्चिम बंगाल में अच्छी पैदावार होती है। ये यूपी से लेकर पूरा यूपी, बिहार, जो झारखंड होता है यहाँ पे अच्छी पैदावार होती है। उड़ीसा का कुछ हिस्सा है हमारा यहाँ पे ले लीजिए तो आसाम का बहुत सारा हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जो है ना ये पहाड़ी एरिया आता है। और यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी तो आती है यहाँ से निकल के ऐसे दिहांग सीन करके, लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है ना, कम बेसिन है इसका। सबसे ज़्यादा जो बेसिन होता है ना, ये अरुणाचल, सॉरी, असम में पड़ता है, बहुत ही लंबा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ तक आप देख सकते हैं ये बहुत सारा एरिया जो है यहाँ पे, ये कृषि के लिए है, हमारे प्रमुख क्षेत्र के लिए है। यहाँ भी ये बहुत सारा जो एरिया है प्रमुख क्षेत्र के लिए, तेलंगाना साइड यहाँ पे। तो चलिए आपने यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि हाँ ये प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है और गौण क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है। और ये क्या है, चावल की खेती के लिए है। तो आप देख सकते हैं अगर चावल की खेती आ जाएगा सबसे ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं इस एरिया में चावल की खेती सबसे अधिक है। यहाँ भी चावल की खेती बहुत अधिक हो रही है, तो ये चावल की खेती के लिए पार्ट है। इधर चावल आपका होता ही नहीं, आप देख ही सकते हैं इधर ये पहाड़ी एरिया है। अब गुजरात ले लीजिए, गुजरात में आप देख ही सकते हैं यहाँ पर अच्छी फसल होती नहीं होती है। ये राजस्थान तो आपका रेगिस्तानी एरिया है। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट, तो अभी आपने क्या पढ़ा था रबी फसल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे खरीफ फसल के बारे में कि खरीफ फसल कौन कौन सी होती है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं हम खरीफ फसल के बारे में। जो खरीफ फसलें जो होती हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। क्या होता है कि जो खरीफ फसल होती है ना, मानसून जब हमारे देश में आता है, जब मानसून आता है तब हमारी क्या होती है, खरीफ फसलें बोई जाती है। और ये जो फसल होती है ना, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तभी ना हम अक्टूबर और नवंबर में क्या करते हैं, हम लोग रबी फसल को बो देते हैं, रबी फसल को, और इसको जून जुलाई में हम इसे क्या करते हैं, मई जून में हम इसे काट लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि जब मानसून आता है ना, जब हमारे देश में मानसून इन करता है, तब हम इसे क्या करते हैं, हम इसे बोते हैं, और सितंबर अक्टूबर में क्या करते हैं, हम इसे काट लेते हैं। अब जैसे दे रहा है कि इस ऋतु में बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं, अब इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें बोई जाती है, जैसे हमने भी पढ़ा था रबी फसल में हमारे कौन कौन थे, गेहूँ था, मटर था, सरसों था, आपका क्या नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको जौ बोलते हैं। ये सब हमारे क्या है, ये सब रबी फसल के उदाहरण थे। और अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर लोग खरीफ फसल के उदाहरण को पढ़ेंगे। तो खरीफ फसल में कौन कौन आ जाएगा हमारे फ्रेंड, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर जिसको हम लोग अरहर बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। यानी कि ये जितने भी प्रकार हैं ना हमारे, ये क्या किया जाते हैं, ये बोई जाने वाली फसलें। और ये कौन सी मुख्य फसलें हैं हमारी, किसकी हैं, खरीफ फसलों की मुख्य फसलें हैं। यानी खरीफ फसल का उदाहरण में हमारा आ जाएगा चावल। चावल जो होती है ये क्या होती है, ये खरीफ फसल का उदाहरण होता है, इसमें चावल की खेती हो जाएगी, तो ये खरीफ फसल का उदाहरण है। मक्का भी है जो हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ज्वार जो है ये भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। बाजरा जो है ये भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तूर जो है ये भी खरीफ फसल के अंदर, जिसको हम अरहर बोलते हैं। मूंग जो होता है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। उड़द जो है ये भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और कपास जो ये भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। जूट हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन, ये सब के सब जो उदाहरण है, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण होते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। चावल की खेती जो होती है ना, मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होती है, असम में। आपने अभी पढ़ा था मैप में, मैंने अभी मैप में दिखाया था, पहले ही आपको दिखा दिया गया था। असम में क्या होती है कि हमारी चावल की खेती अच्छी होती है। पश्चिम बंगाल में तो पूरा क्या होता है, चावल की खेती अच्छी वहाँ पैदावार होती है। उड़ीसा में भी अच्छी होती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में, विशेषकर कोंकणीय जो तट होता है ना क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। ठीक है, तो ये जो चावल की जो खेती है ना, ये हमारे इतने राज्यों में ना बहुत अच्छी इसकी पैदावार होती है। क्योंकि अभी अपने पढ़ा गंगा के बेसिन में, आप अरुणाचल सॉरी ब्रह्मपुत्र के बेसिन में, सिंधु नदी के बेसिन में, ये 3 नदियों के बेसिन में चावल की अच्छी पैदावार होती है। तो उन्हीं राज्यों को अगर आपको याद नहीं है तो बस आप ऑप्शंस को देकर, सिंधु अगर नदी आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक जाती है, गंगा नदी का बेसिन कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब स्टूडेंट आप देखते हैं आगे। कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि चावल जो है ना, पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि चावल और पंजाब और हरियाणा में जो क्या होता है, वाणिज्य कृषि होती है चावल की। और वाणिज्य कृषि का मतलब है कि वहाँ पे पैदावार हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, अर्निंग चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में चावल जो है ना, ये पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली क्या है, महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में क्या होती है, धान की 3 फसलें होती हैं। अब ये धान की 3 फसलें क्या है, औश, अमन, बोरो बोई जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर असम में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में धान की 3 फसलें, ये धान की फसलें हैं। ये जो औस अमन जो है ना, इसे भी याद करना होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से धान की कौन सी फसलें हैं, तो आप बोल सकते हैं औस, ये भी हमारी धान की फसल है। अमन धान की फसल है। बोरो, ये भी धान की फसल। ये बोरो सब्जी वाले बोरो के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये बोरो हमारी धान की एक फसल है। अब चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि दे रहा है कि रबी और खरीफ फसल ऋतुओं, ठीक है, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम क्या बोलते हैं, जायद कहा जाता है। आपने अभी पढ़ा था ना, 3 प्रकार के फसल के बारे में आपने पढ़ा था, 3 प्रकार के फसल ऋतुओं के बारे में पढ़ाना था। रबी फसल के बारे में पढ़ाना था आपको, खरीफ फसल के बारे में पढ़ाना था, और जायद फसल के बारे में पढ़ाना था। तो आपने तो यहाँ पे क्या पढ़ लिया, 2 फसल के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, रबी फसल के बारे में, और कृषि फसल के खरीफ फसल के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम आपको क्या पढ़ाना है, जायद फसल के बारे में। आपने पढ़ा रबी फसल कब बोई जाती है, सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती है, और कब अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, और काटी कब जाती है, मई से जून में काट ली जाती है। और ये अक्टूबर से, और ये सितंबर से अक्टूबर में हमारी खरीफ की फसल काट ली जाती है।
अब ये जो जायद की फसल आता है ना, ये जो जायद फसल, ये क्या होता है, ग्रीष्म ऋतुओं के बीच में, जब रबी फसल और खरीफ फसल के ऋतुओं के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु आई जाती है ना, इस ग्रीष्म ऋतु में ये बोई जाती है जायद फसल। और ये जो जायद फसल है ना, ये जायद फसल के उदाहरण में कौन कौन आ जाएंगे आपके, तरबूज आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मुख्यतः इसमें आएंगे तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे, ये सब क्या आएंगे हमारे, ये जायद फसल के उदाहरण होंगे। क्या होंगे ये सब, ये सब के सब हमारे जायद फसल के ही ये सब हमारे उदाहरण होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जायद फसल के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, सब्जियां हो गई, और जो चारे की फसलों की खेती होती है जिसमें हम लोग घास उगाते हैं अपने खेतों में, ये सब के सब हमारे ये क्या होते हैं, जायद फसल होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की गन्ने की जो फसलों को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। आपने दो में एक और आपको फसल के बारे में बता रहा हूं, अरहर। ये भी क्या होता है, 1 साल की फसल है। और आप यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये जो हमारा गन्ने की फसल है ना, ये भी क्या होती है, 1 साल की फसल होती है। तो और अरहर को एक और नाम आप याद कर लीजिए, तुर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तुर के नाम से जानते हैं। तो गन्ने की फसल जो होती है ना स्टूडेंट, ये हमारे ये ऐसी फसल है ना जो 1 वर्ष में तैयार होती है। अगर एक बार आप इसे लगा दें तो आप ये जो फसल होगी तैयार, वो 1 साल इसको फसल तैयार होने में लग जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे देखते हैं मुख्य फसलों के बारे में। ये मुख्य फसल कौन कौन सी, अब चलिए इस बात को हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश में क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य अखाद्य फसल उगाई जाती है, यानी कि खाद्य देकर उगाई जाने वाली, और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि भारत में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया। अब इसमें मोटे अनाज भी आते हैं। तो जो ये हमारे पास भारत में जो मुख्य फसलें उगाई जाती है उसमें कौन कौन सी फसलें हैं हमारी, इसमें हमारी फसल आ जाएगी हमारी, इसमें चावल में उगाई जाने वाली, यानी कि मुख्य फसलें में चावल आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, जितने भी मोटे अनाज होते हैं जैसे कि मक्का हो गया, अरहर हो गया, ये सब क्या है हमारे, बाजरा हो गया, ये सब हमारे मोटे अनाज हैं। ये सब क्या होती है, भारत की मुख्य फसलें हैं। दाल जो है ये भी हमारी भारत की मुख्य फसल है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, गन्ना बहुत अधिक यूपी में होता है, पश्चिम बंगाल में आप चाय ले लीजिए, चाय अच्छी है, कर्नाटका में कॉफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। तिलहन, कपास, जूट, ये सब हमारे क्या है, ये सब भारत की मुख्य फसलें हैं, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं पहले चावल के बारे में कि जो मुख्य फसल हमारा चावल है भारत का, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि भारत में जो अधिकांश लोग होते हैं ना, खाद्यान्न चावल है। यहाँ पे क्या है, भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है, जो वहाँ पे भारत में अधिकांश लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि खाद्यान्न जो यहाँ पे चावल है। और भारत, हमारा देश जो है ना, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। उत्पादक का मतलब होता है कि वो उत्पादन करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारा सबसे विश्व में अगर चावल सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है, 1 नंबर पे कौन है, हमारा पड़ोसी देश चाइना। कौन है, पड़ोसी देश चाइना। और दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे है भारत। चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पे कौन है, ये है हमारा चावल, दूसरे स्थान पे है भारत। तो चलिए अब स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये भी हमने पिक्चर आपको बता दिया कैसे किसमें क्या दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। और उत्पादक देश है क्या है, भारत उत्पादक देश है, हमारा सेकंड फॉर्म का उत्पादक देश है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक खरीफ फसल है। आपने चावल के बारे में पढ़ा था, चावल क्या है हमारा, चावल एक खरीफ फसल है, और गेहूं क्या है, रबी फसल है। तो चावल का एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान चाहिए, यानी कि 25 सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, 25 सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। और आर्द्रता जो होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली एरिया में हम क्या कर सकते हैं, चावल उगा सकते हैं। यानी कि चावल को अच्छी मात्रा में क्या चाहिए, वाटर चाहिए, यानी कि पानी चाहिए। क्या चाहिए, जल, या इसको क्या चाहिए, सबसे अधिक मात्रा में चाहिए। और आर्द्रता जो होनी चाहिए, तापमान जो होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। उगाया तो जाता है लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये महंगा फसल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बार बार सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए बहुत ही अधिक क्या होती है, पानी की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है। अब इसमें हम आगे देखते हैं और यहाँ पे
अभी जो चावल होते हैं, ये चावल क्या है, ये चावल जो होते हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, चावल जो होता है ये क्या है उत्तर में, और उत्तर पूर्वी जो मैदाने हैं उनके तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में उगाए जाते हैं। अब उत्तर पूर्वी मैदान अगर बोल दिया जाए तो उत्तर पूर्वी में आपको पता ही है कि 3 नदियों के बेसिन आ जाते हैं। और कौन कौन से नदियों के बेसिन आते हैं आप याद कर लीजिए, सिंधु नदी आपका हो गया, फिर आपकी कौन होगी नर्म, तो इसके बेसिन में कितनी नदियां आ गई, 3 नदियां आती है। उत्तर पूर्वी मैदानों के बारे में अगर हम बात करें तो 3 नदियों के हम बारे में बात करेंगे, और वो कौन कौन सी नदियां होगी, वो 3 नदी होगी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। ये तीनों के बेसिन में हमारे ये चावल की खेती अच्छी पैदावार होती है। और तटीय क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। अब तटीय क्षेत्रों में आपने भी पिक्चर में देखा हुआ था कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब क्या डेल्टाई क्षेत्र है हमारे। और ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे भी अच्छी खेती हमारी क्या होती है, कृषि यानी चावल की अच्छी कृषि हो सकती है। अब आप देख सकते हैं नहर की बात आ गया, तो नहर से याद आया आपको कि जो तमिलनाडु है ना, मैंने आपको पढ़ाया था इसके जल संसाधन, जब हम पढ़ रहे थे 10th क्लास में, तो जल संसाधन में हमने क्या पढ़ा था कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वहाँ पे सरकार की जो राज्य की जो सरकारें हैं वो पहले ही क्या कर चुकी है कि ये कानून बना चुकी है कि जो भी छत होगा वो पानी वाटर रिसोर्सेज के लिए बनाया जाएगा, यानी कि छत पे वाटर को बचाने के लिए एक ऐसा साधन वहाँ पे होना चाहिए। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है ना, जो सिंचाई की जाती है वो नहरों से सिंचाई की जाती है। और नहरों का जाल अगर पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। वही चीज़ यहाँ पे सुन दे रहा है कि नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की क्या होती है, अच्छी फसल उगाना संभव हो सकता है। यानी कि जो ये हमारे नहर है ना, यानी कि जो ये नहर बनाए जाते हैं, नहरों के कारण ही ये जो जाल बिछे हुए हैं कहाँ पे, पंजाब में, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छी बारिश होती नहीं है, हरियाणा में भी अच्छी बारिश नहीं होती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में तो आप पता ही है बारिश होती नहीं है उतनी। तो ये जो होती है ना, ये नहरों के जो जाल बिछे हुए हैं ना, इन नहरों में जो पानी होती है, नहरों के कारण ही यहाँ पे सिंचाई की जाती है। और उन्हीं सिंचाई के माध्यम से हम क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं और चावल की फसल को उगाते हैं। और ये चावल कौन सा खेती है स्टूडेंट, ये हमारी खरीफ फसल है। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और गेहूं की तरफ बढ़ते हैं। और ये गेहूं कैसी फसल है अब ये देखते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है वो खेती की, वो है गेहूं। गेहूं क्या है, भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, और ये भारत में जो सबसे अधिक उसके बाद लोग खाते हैं वो रोटी खाते हैं, और जो कि क्या है हमारा गेहूं से उत्पादन होता है उसका, जो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। और ये क्या की जाती है, देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में इसको पैदा की जाती है। और रबी की जो फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। जब हम रबी फसल को उगाते हैं ना, तो ये शीत ऋतु में उगाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अक्टूबर से नवंबर के महीनों में इसको हम उगाते हैं, और ये जून और जुलाई में क्या होती है, ये काटी जाती है। तो जून जुलाई में आपको गर्मी का माहौल होता है, अक्टूबर और नवंबर में शीत ऋतु होती है। तो इसलिए रबी फसल के अंतर्गत आता है गेहूं की खेती, और गेहूं की खेती को कब बोया जाता है, शीत ऋतु में बोई जाती है, और इसे गर्मी के माहौल वाले जब खिली धूप होती है उस समय इसको काट लिया जाता है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और अभी मैंने बताया कि चावल के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, और गेहूं के लिए 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो हमारे उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाले प्रदेश हैं। ठीक है, दक्कन का पठार के बारे में आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश के आसपास ये इलाका पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि गेहूं के उगाने वाले 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे मैक्सिमम फॉर्म में उगते हैं, गंगा सतलुज का जो मैदान है, सतलुज यानी सतलज नदी, और जो दक्कन की काली जो मिट्टी होती है ना, वहाँ पे गेहूं की खेती क्या होती है, बहुत ही अच्छी खेती की जा सकती है वहाँ पे। अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। यानी कि जो बहुत ही सारे मुख्य राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान में, ये क्या होते हैं, मध्य प्रदेश में, ये सब क्या है हमारे गेहूं के उगाने वाले ये प्रमुख राज्य हैं हमारे। मोटे अनाज के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग मिलेट्स बोलते हैं। अब मोटे अनाज के रूप में कौन कौन आ जाएगा, आप देख ही सकते हैं, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, रागी। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। ये मोटे अनाज बहुत ही ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जाम पूछे जाते हैं कि मोटे अनाजों का उदाहरण कौन है। तो मोटे अनाजों का उदाहरण हो गया ज्वार, बाजरा, रागी। ये भारत में पाए जाने वाले क्या है, मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, मोटा अनाज बोलते हैं, परंतु
इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है। मोटे अनाज तो बोलते हैं, लेकिन इनकी जो पोषक तत्व होती है इसमें इसमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होती है, हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें, रागी में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है। आपने यहाँ पढ़ा मोटा अनाज में रागी, तो रागी में क्या होता है, रागी में बहुत ही ज़्यादा लोहा मिलता है, कैल्शियम मिलता है, सूक्ष्म पोषक तत्व और भी बहुत हैं, भूसी मिलती है, और क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली खाद्यान्न हमारी चावल है, दूसरी गेहूं है, और तीसरी जो खाद्यान्न फसल है वो क्या है, ज्वार है। अब हम स्टूडेंट आगे देखते हैं, जैसे कि कह रहा है कि यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। ये जो मोटे अनाज वाली फसल है ना, मिलेट्स, ये किस पे निर्भर करती है, ये वर्षा पर निर्भर करती है, और अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है कि नहीं होती है। और 2011-12 में इसके प्रमुख उत्पादन जो होते हैं ना, उत्पादक, वो क्या है, उत्पादक जो राज्य हैं, महाराष्ट्र में ये होती है, मोटे अनाज उगाए जाते हैं, कर्नाटका में मोटे अनाज उगाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में उगाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में उगाए जाते हैं। यानी कि जो ये हमारे राज्य है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या होती है कि सबसे अच्छी खेती होती है मोटे अनाजों की। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अब हमारा जो सेकंड यानी कि नेक्स्ट है वो है बाजरा। बाजरा भी हमारा क्या है, मोटा अनाज है। यह क्या है हमारा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर क्या उगाया जाता है, बाजरा को क्या उगाया जाता है, बलुआ मिट्टी हो, जैसे गंगा की बेसिन है, गंगा नदियों में उथली या काली मिट्टी पर क्या होता है, उगाया जाता है बाजरा को। सन 2011-12 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। क्या है, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब रागी को ले लीजिए, रागी हमारा मोटा अनाज है, ये शुष्क प्रदेश की फसल है जहाँ पे गर्मी का माहौल हो जाएगा। अब राजस्थान में उगाइए, गुजरात में उगाइए, पंजाब में ले लीजिए, यहाँ पे रागी की फसल क्या होगी, अच्छी खासी होगी। और यह जो होता है ना, यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टियों पर अच्छी तरह पाई जाती है। कौन, रागी। आप एक आता है यहाँ पे एक मिट्टी है दोमट मिट्टी। ये दोमट मिट्टी क्या होती है, बहुत ही गीली मिट्टी होती है, अगर इसमें पानी पड़ जाता है ना, ये बहुत ही चिकनी मिट्टी भी आती है और इसकी उतनी अच्छी फसल होती भी नहीं है। यहाँ पे रागी की फसल ऐसा दे दे रहा, रागी की फसल अच्छी होती है। रागी के प्रमुख जो उत्पादक राज्य है ना, रागी अगर ले लेके अगर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे राज्यों में क्या होता है कि हमारी ये जो रागी की फसल है ना, ये ऐसे राज्यों में हमारी रागी की फसल उगाई जाते हैं। अब आते हैं मोटे अनाजों में, जो हमारा तीसरा है, थर्ड है, वो मक्का है। मक्का क्या है, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में होती है। मक्का जो है ना, ये चारा के फॉर्म में भी होता है, ये मवेशियों के लिए भी यूज़ होता है, और हम खाते मनुष्य के खाद्यान्नों के लिए भी होता है, या जीव जंतुओं के भी खाने के लिए होता है। यह क्या, एक खरीफ फसल है। क्या है ये खरीफ फसल के अकॉर्डिंग आता है। हमारा मक्का जो है ये खरीफ फसल है। और अब चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले आप इस मैप को देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी आपने पढ़ा था एक मैप में, चावल के बारे में पढ़ा था। तो चावल ये पूरा एरिया कवर कर रहा था, इधर असम में भी पूरा कर रहा था ये तो चावल की खेती में, लेकिन गेहूं की खेती में देखिए आप कितना कवर कर रहा है। आपका ये सब एरिया गेहूं की खेती से हो गया, ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, ये सब एरिया हमारा ये प्रमुख फसल है, ये गौण फसल है। स्टूडेंट हमारे पश्चिम बांग्लादेश में भी देखिए हमारी गेहूं की खेती अच्छी खासी हो रही है, म्यांमार में भी, ये अपने पड़ोसी देश में, वहाँ की अच्छी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये मक्का है ना, इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए टेम्परेचर। और ये जलोढ़ मिट्टी पे अच्छी इसकी प्रकार होती है, यानी कि अगर हम लोग मक्का की खेती करना चाहते हैं तो ये जलोढ़ मिट्टी पे अच्छी पैदावार देती है। कौन, मक्का की खेती। अब जैसे कि हम ले लेते हैं कि बिहार में, बिहार के कुछ राज्यों यानी कि बिहार जैसे कि कुछ राज्य हैं, मक्का रबी की ऋतु में भी क्या होती है, उगाई जाती है। यानी कि मक्का को हम दो तरीके से उगा सकते हैं, या खरीफ की फसल में भी उगा सकते हैं और रबी फसल में भी हम क्या कर सकते हैं, इसे उगा सकते हैं। वही खोल के देखिए, मक्का रबी ऋतु में भी क्या है, उगाई जाती है। आधुनिक जो है यहाँ पे, यानी कि हम लोग मक्का की खेती दो तरीके से कर सकते हैं, खरीफ में भी कर सकते हैं, खरीफ में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे रबी में भी कर सकते हैं। यानी कि हम मक्का की खेती दोनों समयों पे कर सकते हैं, खरीफ में भी कर सकते हैं और रबी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि आधुनिक और प्रौद्योगिक निवेशों में, जैसे कि उच्च पैदावार देने वाली बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से क्या होता है, मक्का का उत्पादन
बढ़ा है। क्या है? मक्का का उत्पादन बढ़ा है। अब ले लीजिए कर्नाटक हो गया आपका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मक्का के मुख्य कुछ उत्पादन राज्य हैं। यानी कि कर्नाटका में मक्का की खेती अच्छी होती है, उत्तर प्रदेश में भी अच्छी होती है, बिहार में भी अच्छी होती है, आंध्र प्रदेश में भी अच्छी होती है, मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती अच्छी होती है। और इतने मतलब कि राज्यों में हम क्या करते हैं, मक्का की खेती जो है ना प्रमुख रूप से की जाती है। अब ये जो तापमान यहाँ पे जैसे दे रहा है, अब स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं दाल के बारे में। ये दाल जो होती है कहाँ कहाँ पे ये खेती की जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए दालों के बारे में देखते हैं। जैसे दे रहा है कि भारत जो है ना ये विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमने पढ़ा था अभी चावल में क्या था, ये दूसरा सेकंड फॉर्म पे था, और चाइना जो था हमारा फर्स्ट फॉर्म पे था। यानी कि चाइना जो है वो, चीन जो है ये क्या है, चावल में पहले स्थान पर है, और भारत जो था वो दूसरे स्थान पे था। लेकिन भारत जो है ना दाल के पोजीशन में हमारा क्या है, उत्पादक राज्यों में, उत्पादक के कंडीशन देशों में ये सबसे बड़ा यानी कि सबसे प्रथम स्थान पे है। जो दाल की खेती होती है यहाँ पे, भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक राज्य तथा उसका देश है। शाकाहारी खाने में दाल जो होते हैं सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन देते हैं, प्रोटीनदायक होते हैं। अब अभी मैंने बताया अरहर के बारे में, उड़द का दाल, मूंग का दाल, मसूर दाल, मटर का दाल, चना। भारतीय का मुख्य दलहनी पौधे हैं, और वो मुख्य दलहनी पौधों में एक राइजोबियम नाम का कीड़ा पाया जाता है। ये क्या होता है, ये हमारे वायुमंडल से डायरेक्टली क्या करता है, नाइट्रोजन को लेके और वहाँ की मिट्टियों को फर्टिलाइजर बना देता है। अब क्या आप जान सकते हैं कि इनमें कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। दालों में क्या करते हैं हम लोग, कम नमी की आवश्यकता होती है, और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जाता है, यानी गर्मी के दिनों में उगाया जाता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें जो है ना वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अरहर को छोड़कर, अरहर अगर छोड़ दिया जाए ना, तो अरहर को छोड़कर जितनी भी दालें हैं ना ये क्या करती हैं कि वायु से डायरेक्टली नाइट्रोजन को लेकर भूमि की उर्वरता को क्या करती है, बढ़ा देती है। और ये कौन लेता है, राइजोबियम नामक एक कीड़ा होता है जो कि दालों के जड़ों में पाया जाता है। वो क्या करता है कि ये सब उनकी उर्वरता को बढ़ा देता है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों की जो रोटेटिंग होती है ना, आवर्तन होता है, उसमें बोया जाता है। और भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है ना ये दाल के मुख्य उत्पादक राज्य होते हैं। ये क्या है, दाल के मुख्य उत्पादक राज्य होते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट लेते हैं कि खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य जो फसलें होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। अब जो खाद्यान्न के अलावा होते हैं अन्य खाद्य फसलें, अब गन्ना भी है। अब गन्ना के बारे में पढ़ लेते हैं। गन्ना क्या है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, क्योंकि आपने भी पढ़ा है गन्ना एक साल के लिए होता है, तो दोनों तरीके का आ ही जाएगा इसमें। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास इसकी टेम्परेचर होनी चाहिए अगर हम इसे बोते हैं तो। और तापमान जो होने चाहिए वो 75, तापमान उतनी होनी चाहिए यानी कि 25 से लेकर, यानी तापमान जो होनी चाहिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। और जो इसकी सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में क्या होनी चाहिए, बारिश भी होनी चाहिए। ये उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाने वाली फसल होती है। कौन, गन्ना। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। आप अगर बोना चाहते हैं तो बो भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है, ये हर मिट्टी पे उगाया जा सकता है, कहीं भी आप इसको बो सकते हैं, उगा सकते हैं। तथा इसलिए बुआई को लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। जब हम इसमें गन्ना को बोते हैं ना तो इसमें बहुत ही अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे ले लीजिए जैसे कि दिया हुआ है स्टूडेंट कि ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि जो ब्राज़ील होता है ना, ये ब्राज़ील जो है, ये ब्राज़ील गन्ने में क्या है, सबसे बड़ा देश है। गन्ने के उत्पादक में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, और दूसरे स्थान पे क्या है, हमारा भारत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह चीनी, गुड़, खांड साड़ी, सीरा बनाने में काम आता है क्या, गन्ना। उत्तर प्रदेश में गन्ना अधिक होता है, बहुत अधिक। महाराष्ट्र में भी होता है, कर्नाटका में भी होता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ने के क्या है, मुख्य उत्पादक राज्य के अकॉर्डिंग ही आते हैं। सॉरी मैंने पहले आपको मध्य प्रदेश बता दिया था, वहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए कि यहाँ पे औसतन हमारा गन्ना बहुत ही अधिक क्या होता है, सबसे अधिक तो गन्ना बोया जाता है उत्तर प्रदेश में, औसतन जो होता है ना सबसे अधिक निकलता है वहाँ पे तो महाराष्ट्र में होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अन्य फसल जो है वो तिलहन है। क्या है, तिलहन।
2008 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। 2008 की डाटा है। चीन क्या था, 1 नंबर पे था तिलहन उत्पादन में, और भारत क्या था, दूसरे स्थान पे था। लेकिन 2008 के बाद तोरिया के उत्पादन में, तोरिया माने तिलहन, तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान चला गया। यानी कि भारत, चीन हमारा पहले स्थान पे, कनाडा फिर हो गया, और तीसरे स्थान पे हमारा भारत आ गया। यानी भारत अब तीसरे स्थान पर आ गया। और देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। क्या होती है, कई फसल की तिलहन उगाई जाती है, फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी और विनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में पाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। आप देखिए, सरसों को हम लोग क्या बोलते हैं, तिलहन बोल देते हैं। लेकिन सरसों जो होता है ना, वो तिलहन के अकॉर्डिंग आता है, वो उसको तिलहन नहीं बोलते हैं। तिलहन के अकॉर्डिंग ये सारे फसल आती है। मूंगफली ये तिलहन फसल में आ गया, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिलौना, अलसी, सूरजमुखी ये भारत में उगाई जाने वाली क्या होती है, मुख्य तिलहन फसलें क्या है, मुख्य तिलहन फसलें हैं। अब इनमें से क्या होता है कि अधिकतर जो होते हैं, इनमें से अधिकतर खाद्य हैं। क्या है, खाद्य हैं, और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। क्या होते हैं, खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी कि श्रृंगार और सामान में किया जाता है। उबटन उद्योग कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। और जो मूंगफली यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट की, मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली क्या है, खरीफ की फसल है। और देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से होता है। किस फसल से, मूंगफली की फसल से होता है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, तिलहन के हमारा फसल में आता है, और ये खरीफ फसल के भी अकॉर्डिंग आती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 फसलें, यहाँ पे सूरजमुखी, तिलहन, और यहाँ पे जो तिल की खेती हो रही है, ये सब के सब किस में आते हैं, ये तिलहन वाले फसलों के खेती में आते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो गुजरात में हो गया, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में और महाराष्ट्र मूंगफली के उत्पादन राज्य हैं। ये क्या है, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात, ये जितने भी हमारे राज्य हैं ना, महाराष्ट्र, इसमें क्या होता है कि मूंगफली के लिए ये क्या होते हैं, मुख्य उत्पादक राज्य होते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं अलसी, ये हमारा क्या है, तिलहन का फसल है। सरसों रबी फसल है, यानी कि अलसी और ये जो तिलहन के अकॉर्डिंग आते हैं नाम, लेकिन ये रबी फसल है। क्या होते हैं, ये सब रबी फसल के अकॉर्डिंग आते हैं। कौन, अलसी और सरसों। तिल जो है ना, तिल ये उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। उत्तर भारत में हम तिल बोते हैं, और तिल हमारी क्या होती है, खरीफ फसल के अकॉर्डिंग आती है। और दक्षिण भारत में रबी की होती है। यानी कि अगर हम इसी तिल को बोते हैं उत्तर भारत में, तो ये हमारा खरीफ फसल बन जाता है, और दक्षिण भारत में इसको रबी फसल के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। अब लेते हैं अरंडी, यहाँ पे है, और यहाँ पे खरीफ है और रबी, दोनों फसल ऋतु में बोए जाते हैं। यानी कि जो 3 फसल है हमारे, ये क्या होते हैं, ये जो फसल है ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये दोनों फसल में बोए जाते हैं, यानी कि खरीफ और रबी दोनों में। अब चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं चाय के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट हमारा फसल है वो चाय है। चाय की खेती क्या होती है, रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि के बारे में आपने पढ़ा है कि रोपण कृषि क्या होती है, तो रोपण कृषि का ही हमारा उदाहरण है। इसमें हम इसे बेचने के लिए करते हैं। रोपण कृषि का मतलब होता है कि ये कच्चे माल के तौर पे यूज होता है। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे, यानी अंग्रेजी लाए थे चाय को भारत में। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। क्या है, चाय की जो अधिकतर मालिक है ना, वो क्या है, भारतीय हैं। चाय का जो पौधा है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस, जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल विकास वाले ढालवा क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। क्या होता है, उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर क्या होता है, कोष्ण, नम और पाल रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा को बौछार की कोमल पत्तियों के विकास की सहायता होती है। चाय एक श्रम संसाधन उद्योग है, और इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुल श्रम चाहिए। क्या चाहिए, सस्ता और कुल श्रम चाहिए। ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां क्या होती है, बागान में संसाधित होती है। अब जैसे कि अब इसमें ले लीजिए आप असम, मैंने अभी बताया था ऊपर की पश्चिम बंगाल में जो हमारा दार्जिलिंग है, तो इधर है असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ले लीजिए, न्यू जलपाईगुड़ी वहीं पे उसका जिला है, राज्य पश्चिम बंगाल के, यहाँ पे चाय की खेती अच्छी होती है, पहाड़ी एरिया है। तमिलनाडु, केरल,
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में क्या होती है, चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन तथा टर्की के बाद तीसरे बड़ा उत्पादक राज्य था, यानी कि टर्की भी इसमें आ गया है। स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पे कॉफ़ी के बारे में देखते हैं। कॉफ़ी क्या है, 2008 में क्या है, भारत विश्व का लगभग 3.2% कॉफ़ी उत्पादक किया और भारतीय कॉफ़ी की गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, अपनी विख्यात है इस कॉफ़ी के लिए, जो आरंभ में क्या है, यमन में से लाई गई थी। ये जो हमारी कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी कहाँ से लाई गई थी, भारत में यमन से लाई गई थी और भारत में बोई गई थी। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो कॉफ़ी की फसल है 3.2% क्या है, कॉफ़ी का उत्पादन है। और भारतीय जो कॉफ़ी होती है ना, ये विश्व में क्या है, बहुत ही ज़्यादा विश्व विख्यात है। भारत जो है, भारत देश में, हमारे देश में क्या है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा होती है। यानी कि ये क्वेश्चन आता है कम्पिटेटिव लेवल में कि जो अरेबिका है वो किस प्रकार की खेती की उदाहरण है। तो ये जो है ना, ये अरेबिका खेती की उदाहरण है। क्या है, अरेबिका खेती की उदाहरण है, कॉफ़ी पैदा होती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। अरेबिका जो है ना, ये कहाँ से लाई गई थी, यमन से लाई गई थी। और इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। ये अरेबिका जो है, ये भारत से बहुत ही देशों में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि इस कृषि की शुरुआत कब हुई थी, बाबा बुदन पहाड़ियों में की गई थी। बाबा बुदन पहाड़ी है और ये बाबा बुदन पहाड़ी में ही क्या हुआ था, ये कॉफ़ी की खेती, यानी कि जो अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी की खेती है, इसे किया जा रहा था। और इसी खेती में नीलगिरी की पहाड़ियों में आसपास क्या है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती थी। क्या की जाती थी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अब हम पढ़ेंगे बागवानी फसल के बारे में। जिसे कह रहे हैं कि सन 2008 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में क्या है, चीन के बाद दूसरा स्थान है बागवानी फसलों में। और भारत उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फसलों को उत्पादित करता है, यानी कि उष्ण भी करता है और शीतोष्ण भी करता है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची और मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर सेब में जो सेब और नाशपाती होती है, खुबानी और अखरोट क्या है, विश्व भर में इसकी मांगे होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारत विश्व का लगभग क्या करता है, 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। यानी कि विश्व में जितनी सब्जियों का उत्पादन होता है ना, 13% क्या करता है, उत्पादन करता है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंदा गोभी, टमाटर, बैगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। क्या है, इसका प्रमुख स्थान है। अब चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारा जो फसल है वो क्या है स्टूडेंट, अखाद्य फसल है। क्या है, अखाद्य फसल, यानी कि जो खाने योग्य फसल नहीं होती है, हम उसे अखाद्य फसल बोलते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा, रबर। रबर की खेती क्या होती है, अखाद्य फसल है। हम इसका क्या होता है, यूटिलाइज करते हैं अपने जीवन यापन में। अब जैसे दे रहे हैं यहाँ पे कि रबर जो है ना, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उष्ण और उपोष्ण। उपोष्ण का मतलब आप जानते ही, हमारा जो 5-5 डिग्री का जो हमारा होता है इधर डोलड्रम के क्षेत्र में, इसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होती है कि रबर की खेती होती है। अब जैसे इसमें दे रहे हैं कि इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला और 25 सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक तापमान वाले नम और आर्द्र जलवायु की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जो हमारा अखाद्य फसल है रबर, रबर के लिए क्या चाहिए हमें, बारिश ये 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए और ये ज़्यादातर चेरापूंजी में उगाया जा सकता है वर्ष में। और इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होना चाहिए, इसकी टेम्परेचर होना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया रहा है क्या कि रबर क्या एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जितने भी खाद्य फसल आएंगे ना, वो सब के सब क्या होंगे, कच्चा माल होंगे, जो उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि इनका जो कमर्शियल सेक्टर में किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से केरल आ जाएगा, केरल में इसकी खेती होती है, तमिलनाडु में इसकी खेती होती है, कर्नाटका में खेती हो जाएगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मेघालय में जो गारो खासी पहाड़ियाँ, चेरापूंजी हमारा क्या है, मेघालय में ही आता है। गारो खासी पहाड़ियों में इसको क्या कहते हैं, उगाया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 2010 और 11 के साल में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या था, चौथा स्थान था। यानी कि 2011 की अगर हम बात कर लें तो 2011 में जो विश्व में जो भारत की स्थान था वो क्या था, चौथा स्थान था। अब चलिए हम आगे देखते हैं स्टूडेंट।
अब हम देखते हैं स्टूडेंट रेशेदार फसलों के बारे में। क्या देखते हैं? रेशेदार फसलों के बारे में कि रेशेदार फसल क्या होता है। अब रेशेदार फसल में क्या हो जाए? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में क्या होती है? उगाई जाती है। जाने वाली क्या है? 4 मुख्य रेशेदार फसलें। क्या है? 4 मुख्य रेशेदार फसलें। इनमें से पहली 3 मिट्टी की फसल उगाने में प्राप्त होती है। क्या होती है? इनमें से पहली जो 3 है ये मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है, और जो चौथा है रेशम। अब एक स्टूडेंट अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक मिनट, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारी जो पहली 3 है ना, यानी कपास हो गया, पहली 3 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कपास, जूट, सन, ये प्राकृतिक रेशम है। और ये कहाँ उगाई जाती है? ये सब के सब जमीन में यानी कि मिट्टी में उगाई जाती है तीनों। और इसके बाद जो चौथी फसल है ना, ये जो चौथी फसल है हमारी प्राकृतिक रेशम, सॉरी ये प्राकृतिक रेशम जो चौथी फसल है, ये प्राकृतिक रेशम जो चौथी फसल है, ये क्या होती है? ये चौथा रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त की जाती है, यानी कि मिट्टी में नहीं उगाई जाती है, ये रेशम के कीड़ों के कोकून से यानी प्यूपा से ये प्राप्त की जाती है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब ये जो कोकून होता है ये क्या होता है? जो मलबड़ी, क्या होता है? मलबड़ी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। ये जो कोकून होते हैं रेशम के कीड़े, रेशम जो होते हैं रेशम के कीड़े, ये क्या होते हैं? मलबड़ी पेड़ की हरी पत्तियों पे पलता है। और रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम उत्पादन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेरीकल्चर के नाम से हम इसे जानते हैं। अब चलिए हम स्टूडेंट चलते हैं और दूसरा देखते हैं ये कपास की खेती के बारे में, कि हमारी कपास की खेती क्या है। तो जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे कपास की खेती, अब दे रहा है कि भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है? कपास के, यानी कि भारत में कपास की खेती बहुत अधिक होती है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, यानी कि जो सूती कपड़े का हम लोग उद्योग चलाते हैं भारत में, इसमें कपास क्या एक महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट कच्चा मुख्य हमारा क्या है? ये माल है, यानी कच्चा माल है ये। कपास उत्पादन में भारत विश्व में तृतीय स्थान करता है, यानी कि तीसरे स्थान पे है भारत। दक्कन पठार के शुष्ककर भागों में काली मिट्टी, और ये कभी भी अगर कपास की खेती होती है तो काली मिट्टी पे होती है, उत्पादन में उपयुक्त मानी जाती है। और इस फसल को उगाने के लिए उच्चतम तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई, 210 पाल रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कपास की खेती है ये सब। और यह खरीफ की फसल है। कपास की खेती क्या है? ये खरीफ की फसल है, और इसे पककर तैयार होने में क्या लगता है? 6 से 8 महीने लगते हैं। क्या लगते हैं? 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कपास के मुख्य उत्पादन राज्य हैं। यहाँ पे कपास की खेती अधिक होती है। अब पढ़ेंगे जूट के बारे में। चलिए अब देखते हैं जूट की खेती के बारे में। जो जूट है, जूट को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम? सुनहरा रेशा। और जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में क्या होती है कि जल निकास वाली उर्वरक खेती में उगाई जाती है। क्या होती है? उर्वरक खेती में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। क्या होती है? बाढ़ से जो आई नई मिट्टी जो होती है वहां पे इकट्ठा होती है, और वहां पे क्या होती है कि जूट की खेती की जाती है। और इसे बढ़ने के समय तापमान उच्च होता है। जैसे ये बढ़ता है ना तो वहां पे उच्च तापमान हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कृषि में प्रयोग किए जाने वाले नवनीत ये तकनीक जो है ये प्रयोग किए जा रहे हैं अब। और भूमि सुधार जो है यहाँ पे दे रहा है। उच्च तापमान की क्या होती है? जूट की पौध में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। और इनका प्रयोग क्या होता है? बुढ़िया, चटाई, रस्सी, तंतु और धागे, गलीचे और उत्तरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। और इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों में पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग क्या होती है? कम हो जाती है। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में कि ये संस्थागत सुधार क्या है। ये कुछ है नहीं, चकबंदी ऐसे करना। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। जब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे खाद्य सुरक्षा के बारे में कि कैसे हम लोग खाद्य सुरक्षा को करते हैं। आप जानते हैं कि भोजन क्या एक आधारभूत आवश्यकता है, और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए कि जो न्यूनतम पोषक स्तर प्रदान करे।
अब जैसे देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि यह हमारी जनसंख्या के लिए क्या है, यह जनसंख्या के किसी भाग को उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि जनसंख्या किसी भाग को उपलब्ध नहीं होता है ये, और वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित रह जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, और हमारे देश के कुछ प्रदेशों में विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहाँ की अधिक निर्धनता प्राप्त है, यानी कि गरीबी ज़्यादा है, वहाँ उन लोगों का अनुपात क्या है, अधिक है, और खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। खाद्य सुरक्षा प्राप्त का मतलब हो गया कि बचा के रखना और मुश्किल समय में उसका यूज करना। देश के सुदूर क्षेत्रों में यानी कि दूर वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना क्या होती है, संभावनाएं होती है, और समाज के सभी वर्गों में और खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए क्या होता है, सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार जो होती है वो सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना करती है। अब इसमें क्या होगा, इसके दो घटक आते हैं, एक आता है बफर स्टॉक और एक आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीडीएस। अब ये बफर स्टॉक क्या होता है और सार्वजनिक प्रणाली वितरण प्रणाली क्या होती है, इसको हम लोग पीडीएस बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, एक कार्यक्रम, ये दोनों एक कार्यक्रम ही है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं क्या होती है, सस्ती दरों पर हम उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो हमारी कार्यक्रम है कौन सी, सार्वजनिक और वितरण प्रणाली, इसमें क्या होता है कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यकताएं क्या होती है, सस्ती दरों पर हम उनको उपलब्ध कराते हैं। और भारत की खाद्य सुरक्षा नीति और प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि सामान्य लोगों और खरीद सकने योग्य कीमत पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, और इनसे निर्धन भोजन क्या होता है, प्राप्त करने में समर्थ। और इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादक में वृद्धि, भंडारों और बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति की समर्थक में मूल्य का निर्धारण करना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं कि बहुत सारे जो खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की जो फूड कॉरपोरेशन होते हैं, इसको एफसीआई बोलते हैं ना, और इंडिया यानी कि एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई बोलते हैं इसको, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और करती है, जबकि वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एफसीआई जो भारतीय खाद्य निगम है, भारत सरकार द्वारा क्या होता है, अधिक न्यूनतम खाद्य मूल्यांकन और किसानों को खाद्यान्न की प्राप्ति की जाती है, और सरकार जो है उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों और सहायकी यानी सब्सिडीज उपलब्ध कराती है। अब इन सहायकों के बोझ उठाना क्या होता नहीं, यानी कि ये एक प्रकार का स्टोरीज है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि उपभोक्ता दो प्रकार के वर्गों में बांट दिए गए हैं, गरीबी रेखा से नीचे, जिसको हम लोग बीपीएल बोलते हैं, बेलो पॉवर्टी लाइन, और जिसको हम लोग एपीएल बोलते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर है, इसमें हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। परंतु ये वर्गीकरण पूर्ण नहीं है, क्या है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक हकदार गरीब लोग भी क्या है, बीपीएल वर्ग से बाहर हो चुके हैं, यानी कि बीपीएल वर्ग में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बीपीएल में रहते हुए भी क्या है, उनको बीपीएल से बाहर कर दिया गया है। कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से ही क्या होते हैं, बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं, यानी कि अगर एक फसल खराब हो गया तो एपीएल वाले भी क्या हो सकते हैं, बीपीएल में आ जाते हैं। तो ये जो हमारी आधा अधूरा स्टोरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ दिया हुआ है कि कृषि जो है यहाँ पे 2002 से 7 में क्या हुआ है कि भारत में सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि 1.7 था, यहाँ पे उद्योग में 8.3 था, देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ रहा है, कृषि में आपकी देख रहे हैं बढ़ोतरी मिल रही है। यहाँ पे 2007 से 12 में 2012-17 में आपका प्रथम लक्ष्य जो था 4% का, फिर 4.2% का। उद्योग और सेवाओं में भी क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, 9 था, 9.9%, 10% 10%, यानी कि यहाँ पे 2017 12-17 में क्या है, लक्ष्य समान है। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि जो दिया है कि भारत खाद्यान्न उत्पादन के लिए, अब चावल जो है 2006-7 में इतना हेक्टेयर यानी कि टन में हुआ था, ये टन में देता, फिर यहाँ पे देखिए बड़ा है, फिर ये क्या, और बढ़ोतरी यहाँ पे फिर क्या, और माइनस हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये स्थिति हमारी बनी हुई है। तो डाटा आपको याद कर लेना पड़ेगा। अब ये चीज़ें दे रहा है कि सीड्स ऑफ द फार्मर सुसाइड्स, कैसे फार्मर ने क्या किया, सुसाइड कर लिया अपने थी सूखे के कारण। वर्ल्ड फूड डे जो 16 अक्टूबर 2006 को मनाया जाता है, थीम इसका जो था 2016-6 में था, इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, किसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। अब हम स्टूडेंट आगे देखते हैं, सेंटर एसेस इम्पोर्ट्स टू चेक प्राइस।